आज नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं डाइमराइजेशन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ठीक है, देखिए कौन कौन मॉलिक्यूल्स क्या हैं डाइमर फॉर्म करते हैं उसके बारे में देखना है। तो देखिए डाइमराइजेशन कहाँ कहाँ पे होगी, या कह सकते हैं दो मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होकर डाइमर कहाँ बनाते हैं, तो उसके बारे में आज इस लेक्चर में पढ़ना है। ठीक, उससे पहले आप थोड़ा सा ये देख लीजिएगा इसमें आज क्या क्या पढ़ाएं, जिससे आपको नोट्स बनाने में हेल्प हो जाए। देखिए फंडा 1 मिनट केमिस्ट्री में आज पढ़ेंगे डाइमराइजेशन, मतलब कौन मॉलिक्यूल्स ऐसा है जिसके दो मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन करके क्या बनाएं, डाइमर बनाएं, या एक दो से ज़्यादा मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन होकर क्या बनाने, पॉलीमर फॉर्म बना लें। ठीक है, तो कहाँ कैसे पहचान करेंगे कि कौन सा मॉलिक्यूल डाइमर बनाएगा कौन सा नहीं बनाएगा। ठीक है, तो समझिए एक तो जैसे अगर हम बात करें, जैसे हम दो एग्जाम्पल लें, एक तो लें क्या बात करें BH3 और एक बात करें BF3, तो इनमें से कौन सा डाइमर बनाएगा। सबसे पहली बात तो डाइमर वो बनाते हैं जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होंगे, जिन पे इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, तो अपने ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या करते हैं, डाइमर फॉर्म बना लेते हैं, मतलब दो मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होके अपने कुछ इलेक्ट्रॉन और शेयर कर लेते हैं, जिससे ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम जैसे एक एक सिंपल सी बात लें, दो दो किसान हैं, एक पे ट्रैक्टर है और एक के पास क्या है, ट्रॉली है। ठीक है, तो दोनों आपस में मिलके काम कर लेंगे कि ट्रैक्टर हमारा, ट्रॉली आपका, और दोनों का काम चलता रहेगा। हमें ज़रूरत होगी तो हम आपका ट्रैक्टर ले लेंगे और आपको ज़रूरत होगी तो आप हमारी ट्रॉली ले लेना। ठीक है, इसी टाइप से। तो पहली बात तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होना चाहिए। जैसे हम बात करें BF3 की, तो BF3 में बी के आउटर पोज में 3 इलेक्ट्रॉन है, तीनों की शेयरिंग करके कितने इलेक्ट्रॉन कर पा रहा है, 6। तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, और इस केस में भी क्या है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। तो इनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। जब ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो तो क्या करेगा, तो सबसे पहले तो टेंडेंसी होती है मॉलिक्यूल्स की कि वो बैक बॉन्डिंग कर ले। और बैक बॉन्डिंग के लिए मैंने आपको बताया, क्या कंडीशन बताई है बैक बॉन्डिंग की। बैक बॉन्डिंग की कंडीशन बताई है कि सेंट दो एडजेसेंट जो कोवलेंट बॉन्डेड एटम होते हैं उनके बीच में बैक बॉन्डिंग हो सकती है। और कब हो सकती है, जब एक पे वैकेंट ऑर्बिटल हो और दूसरे एटम पे क्या हो, लोन पेयर हो। जिस पे लोन पेयर हो वो क्या है, सेकंड पीरियड का होना चाहिए, और जिसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है वो सेकंड या थर्ड पीरियड का होना चाहिए। मतलब जिस पे लोन पेयर है उसकी वैलेंसी सेल सेकंड, और जिस पे वैकेंट ऑर्बिटल है उसकी वैलेंसी सेल सेकंड हो या थर्ड, क्योंकि थर्ड से ज़्यादा जाएंगे तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बढ़ जाती है, जिससे पाई बॉन्ड बन नहीं पाता। चलिए दूसरी बात, अब इसके पास देखें तो बोरॉन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है और एफ के पास क्या है, लोन पेयर, तो ये अपने लोन पेयर डोनेट करके क्या कर लेता है, इसके साथ बैक बॉन्डिंग, तो इसमें तो क्या हो जाएगी, बैक बॉन्डिंग हो जाएगी। ठीक, तो ये तो डायमर बनाएगा नहीं। ठीक, तो जिसमें बैक बॉन्डिंग हो गई वो डायमर की तरफ अब नहीं जाएगा, वो अपने आप ही क्या करेगा, अपने आप ही क्या कर लेगा, ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। ठीक, चलिए बात करें BH3 की, तो BH3 में अगर हम बात करें तो BH3 में क्या होता है, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल तो है, मगर इस पर लगने वाला जो एटम है, एच एटम, हाइड्रोजन एटम, उस पर लोन पेयर नहीं है।
लोन पेयर नहीं है तो इस केस में बैक बॉन्डिंग नहीं हो पाएगी। बैक बॉन्डिंग नहीं हो पाएगी और ऑक्टेट इसका कंप्लीट नहीं है तो मजबूरी अब क्या करेगा, ये डाइमर फॉर्म कर लेगा। क्लियर? तो ये क्या बना लेगा, डाइमर। हो गई? क्लियर हो गई बात, कहाँ बैक बॉन्डिंग होगी कहाँ डाइमर होगा। तो अगर बैक बॉन्डिंग हो जाएगी तो डाइमर नहीं होगा। पहली बात तो जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हैं वही क्या करते हैं, डाइमर जनरली बनाते हैं। और उसमें भी सबसे पहले चेक कर लेंगे कि कहीं बैक बॉन्डिंग तो नहीं हो रही। अगर बैक बॉन्डिंग हो रही है तो फिर डाइमर नहीं होगा। चलिए खैर, तो पहला एग्जाम्पल लेते हैं, बाई बनाना बॉन्डिंग। बाई बनाना बॉन्डिंग या ऐसे बोल सकते हैं 3C 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, ठीक है। और ये कहाँ बनेंगे, जहाँ भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बॉन्ड है। तो इन्हें क्या बोल सकते हैं, 3C 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड को बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बॉन्ड। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बॉन्ड या 3C 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड या बोलते हैं बनाना बॉन्ड। क्या है ये समझिए। जनरली हमने जो बॉन्ड लिया था, हमारे पास बॉन्ड क्या होता है, जैसे हमारे पास ए और बी के बीच में ये बॉन्ड बना, ए और बी के बीच में बॉन्ड बना, तो दो इलेक्ट्रॉन आपस में मिलकर एक इलेक्ट्रॉन इसका आपस में शेयरिंग करके एक कोवलेंट बॉन्ड बना लेंगे। तो ये बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना है, 2 इलेक्ट्रॉनों से, ठीक। और कितने, इस बॉन्ड ने कितने एटमों को अटैच कर रखा है, 2 एटमों को। तो ये कैसे, इसे बोलते हैं 2 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। 2 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। नॉर्मली जनरली हम इसी बॉन्ड के बारे में पढ़ते हैं। कौन सा बॉन्ड पढ़ते हैं, इसे क्या कहलाएंगे, 2 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, ठीक। अब हमारे पास कैसा बॉन्ड ले रहे हैं, 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, मतलब दो इलेक्ट्रॉन मिलके 3 एटमों को क्या करेंगे, बांधेंगे, ठीक। तो उसे बोल रहे हैं 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। तो जनरली क्या है, 2 एटम के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, यानी कि 2 एटम को बांधने के लिए एक बॉन्ड चाहिए और एक बॉन्ड को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो नॉर्मली बॉन्ड ये था। अब हम क्या कर रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉनों से नॉर्मली तो 2 एटम को बांध रहे थे, और अब इस केस में क्या कर रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉनों से 3 एटमों को बांध रहे हैं। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉनों की कमी है, डेफिशिएंसी है, मजबूरी में वो काम करना पड़ रहा है। क्लियर हो गई बात। और ऐसे बॉन्ड को क्या बोलते हैं, बनाना बॉन्ड। सुनिए, तो बात करें जैसे BH3 की, तो BH3 मैंने आपको बताया जनरली एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि इसका क्या है, BH3 जनरली कन्वर्ट हो जाता है किसमें, डाइमर फॉर्म में। तो हम बात करेंगे B2H6 यानी कि डाइबोरेन इसे बोलते हैं। B2H6 क्या बोलते हैं इसे, डाइबोरेन। क्या होगा, BH3 क्या होगा, BH3 ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए क्या कर लेता है, डाइमर फॉर्म बना लेता है। रूम टेम्परेचर पे ही क्या हो जाता है, इसके 2 मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होकर क्या बन जाएंगे, B2H6। और किस में आ जाएगा, यानी कि गैस फॉर्म में क्या करेगा, डाइमर फॉर्म बना लेगा रूम टेम्परेचर पे ही। और क्या है, इसके 2 मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन होकर क्या हो जाएंगे, B2H6 हो जाएंगे, जिससे क्या हो जाएगा, अब ये थोड़ा स्टेबल हो जाएगा। अपने ऐसा क्यों करता है, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। देखिए, अगर हम बात करें, 2 मॉलिक्यूल्स थे, 2 मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन हो गए, तो इनके बीच की जो डिसऑर्डर था वो घट गया। एक मॉलिक्यूल को तोड़ के 2 मॉलिक्यूल बनाते हैं तो डिसऑर्डर बढ़ जाता है, और 2 मॉलिक्यूल से 1 मॉलिक्यूल बना रहे हैं तो इसमें डिसऑर्डर घट गया होगा, नहीं कि एंट्रोपी घट गई होगी। तो डेल्टा एस, एंट्रोपी चेंज क्या होगा, माइनस का होगा। और जहां एंट्रोपी चेंज माइनस का होगा तो वो रिएक्शन एक्सोथर्मिक नहीं होगी, वो जनरली क्या होगी, एंडोथर्मिक, मतलब वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन नहीं होगी। ये प्रोसेस तो क्या कर रहा है, इसे अपोज कर रहा है, क्योंकि इस प्रोसेस में एंट्रोपी क्या है, घट रही है। जनरली रिएक्शन क्या होती है, रिएक्शन ये चाहती हैं कि एनर्जी रिलीज हो और क्या हो, एंट्रोपी बढ़े। तो यहाँ एंट्रोपी इस रिएक्शन में क्या है, घट रही है, कोई बात नहीं। तो अगर हम बात करें टी डेल्टा एस माइनस टी डेल्टा एस टर्म्स की बात करें, तो माइनस और डेल्टा एस भी क्या है, माइनस, तो माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएंगे, प्लस। तो ये पूरा माइनस का टी डेल्टा एस क्या हो जाएगा, प्लस का टर्म्स हो जाएगा। ध्यान दें, अब कोई भी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है कि नॉन स्पॉन्टेनियस है, वो फाइनली किससे पता चलती है, डेल्टा जी से, ठीक है, डेल्टा जी से। अगर डेल्टा जी माइनस की है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस, और डेल्टा जी प्लस की है तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस। और डेल्टा जी निकलता किससे, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस से, ठीक। अगर मैं बात करूं, ये एंट्रोपी माइनस की है, तो देखिए ये माइनस की और ये माइनस 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 मिलकर ये पोर्शन कैसा हो जाएगा, प्लस का पोर्शन हो जाएगा। और ये इसमें इस रिएक्शन में एंथैल्पी क्या होती है, रिलीज होती है, तो ये क्या होगा, माइनस का। बात ये आ गई कि अगर ये वाला पोर्शन प्लस वाला पोर्शन ज्यादा हुआ तो ओवरऑल डेल्टा जी क्या आएगी, प्लस। और डेल्टा एच ओवरऑल बड़ा हुआ, डेल्टा एच माइनस है और ये इससे माइनस हुआ, यानी कि इसकी वैल्यू ज्यादा हुई। मान लीजिए ये प्लस का 10 हुआ और ये माइनस का 5 हुआ, तो ओवरऑल बचेगा प्लस का 5। तो रिएक्शन क्या होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस। अगर ये प्लस का मान लीजिए कितना हो, ये मान लीजिए प्लस माइनस का कितना हो 20 और ये प्लस का 10, तो ओवरऑल कैसा हो जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो उस केस में रिएक्शन क्या हो जाएगी, स्पॉन्टेनियस। तो डेल्टा एस तो इसमें कंफर्म है, वो तो माइनस होगी, यानी कि एंट्रोपी तो घटेगी। मगर जो एंथैल्पी चेंज है वो क्या है, हाईली नेगेटिव होती है, और इतनी हाईली नेगेटिव होगी कि इस पॉजिटिव वाले पार्ट से क्या हो जाती है, ज़्यादा। तो ओवरऑल डेल्टा जी इसमें क्या आती है, नेगेटिव। तो बट डाइमराइजेशन फाइनल, अगर हम बात करेंगे फाइनल इस डाइमराइजेशन में, जो ये फाइनल
जो डाइमराइजेशन है वो होगा। क्यों होगा? क्योंकि डेल्टा जी क्या आती है? माइनस। और डेल्टा जी माइनस क्यों आएगी? क्योंकि इसमें जो डेल्टा एच है वो हाईली क्या होती है? नेगेटिव। मतलब जितना टी डेल्टा एच का पॉजिटिवली मैग्नीट्यूड है उससे कहीं ज़्यादा मैग्नीट्यूड होगा डेल्टा एच का किसमें? नेगेटिव में। तो ओवरऑल डेल्टा जी क्या आ जाएगी? नेगेटिव। तो ये प्रोसेस हो जाएगा। अब एक और खास बात देखिए, इसमें क्या होगा अगर हम बात करें BH3 की, तो BH3 पे B और H के बीच में कितने सिग्मा बॉन्ड होंगे? 3, क्योंकि सेंट्रल एटम पे कितने अटैच एटम जुड़े हैं? 3। तो इसमें 3 सिग्मा बॉन्ड होंगे। तो इसकी हाइब्रिडेशन कितनी होगी? इसकी हाइब्रिडेशन होगी sp2। और डायमराइजेशन में क्या होगा? एक और एक्स्ट्रा बॉन्ड बढ़ जाएगा, अभी देखेंगे हम। तो यहाँ पे हाइब्रिडेशन चेंज हो जाती है, कितनी हो जाएगी? sp3। तो ध्यान देना कि जब भी डायमराइजेशन होता है, डायमर फॉर्म बनती है, तो डायमर फॉर्म में हाइब्रिडेशन क्या हो जाती है? चेंज। अगर ये sp2 है तो वो कितनी हो गई? sp3। एक स्टेप बढ़ जाता है। तो हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगी? एक स्टेप बढ़ जाएगी किसमें? अब डायमराइजेशन में, यानी कि डायमर फॉर्म में। ठीक है, तो डायमर जो फॉर्म आती है उसमें हाइब्रिडेशन बढ़ जाएगी। अगर BH3 की हाइब्रिडेशन कितनी? sp2 है तो इसकी हो जाएगी sp3। कैसे होगी वो समझिए। कुछ और बातें थोड़ी सी सीखें जरा चैप्टर इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले। ये कह रहा है वेन एवर वन ऑर्बिटल ऑफ एन एटम इज इन्वॉल्व इन द बॉन्डिंग विद 2 और मोर ऑर्बिटल्स ऑफ अदर एटम ऑलवेज अकर्स डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये कह रहा है अगर किसी एक एटम की एक ऑर्बिटल वो क्या है? इन्वॉल्व हो रही है बॉन्डिंग में 2 या 2 से ज़्यादा ऑर्बिटलों के साथ किसी अनोदर एटम की, तो उस केस में जो उसका जो इलेक्ट्रॉन होगा, जो ओवरलैपिंग, जो ऑर्बिटल की जब ओवरलैपिंग हुई होगी यानी कि बॉन्डिंग हुई होगी, उसके जो इलेक्ट्रॉन होंगे अब वो डीलोकलाइज करेंगे। मतलब जैसे एक एटम ये है और इस एटम की ऑर्बिटल और अनोदर 2 एटम है, उन 2 एटम की अनोदर 2 ऑर्बिटल, तो इस ऑर्बिटल का, इस एटम की जो ऑर्बिटल है उसका इलेक्ट्रॉन इधर भी डीलोकलाइज होगा और इधर भी होगा। मतलब इसकी बात भी सुनेगा, इसकी बात भी सुनेगा। मतलब इसको भी कुछ बांटेगा तो इसको भी कुछ बांटेगा, दोनों तरफ रहेगा। ठीक है, ऐसे कह सकते हैं कि इसके पास ट्रैक्टर है तो कभी इसको दे देगा, कभी इसको भी दे देगा काम करने के लिए। ठीक है, चलिए देखिए, अब बात कर रहे हैं बोरेन की। तो बोरेन क्या है? अगर हम बात करें बोरेन क्या है? बोरोन और हाइड्रोजन से मिलकर बने हुए जो कंपाउंड है उन्हें बोरेन बोलते हैं। तो ये 2 टाइप के बोरेन होते हैं। एक तो होता है नाइडोबोरेन, जिसका जनरल फॉर्मूला होता है BnHn+4। Bn और H कितने होंगे? n+4। जैसा एग्जाम्पल हो गया B2H6। अगर B2 है तो H कितने हो जाएंगे? 2+4 यानी कि कितने हो जाएंगे? 6। एक दूसरा होता है, ये हो गया आर्चनोबोरेन क्या होता है? इसका जनरल फॉर्मूला होगा BnHHn+6। तो ध्यान दीजिए, 2 जनरल फॉर्मूले होते हैं बोरेन के। एक तो क्या होगा? BnHn+4 और एक n+6 वाला। जैसे इसका एग्जाम्पल है B4S10। अगर ये B कितने हो जाए? 4, तो H कितने हो जाएंगे? 4+6 कितने हो जाएंगे? 10। चलिए खैर, हम तो बात किसकी कर रहे हैं? बोरेन की, डाइबोरेन की। तो डाइबोरेन क्या है? डाइबोरेन डाइमर फॉर्म है किसकी? BH3 की। BH3 के जो 2 मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में क्या कर जाएंगे? डाइमर कर जाएंगे। चलिए, एक हमारे पास क्या है? मान लीजिए ये हमारे पास एक BH3 ये है और एक BH3 ये है, मान लीजिए। ठीक है, क्लियर हुई जी बात? अब क्या होगा? BH3 में एक बोरोन है और 3 H है। तो देखिए, बोरोन का जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो क्या होगा? 1s2, 2s2 और 2p1। मगर इसे एक्साइड स्टेट में ले जाएं तो इसका क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जंप कर जाता है, तो कितने अनपेड रहेंगे? देखिए, इसकी तो बात करेंगे नहीं, सिर्फ बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। हम किसकी बात करेंगे? सिर्फ बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की। तो 2s हो गई, 2p हो गई। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन थे, इसमें 1 थे, मगर एक्साइड स्टेट में इसका एक इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएगा। तो 3 इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 3, और एक p ऑर्बिटल अभी भी क्या रह गई है? वैकेंट रह गई है। चलिए, अभी क्या होगा? इसमें ये बोरॉन क्या करेगा? 3 हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाएगा। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 1s1। हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होगा तो वो क्या होगा? 1s1। तो हाइड्रोजन में पहली सेल में इलेक्ट्रॉन होगा, पहली सेल भी किसमें? 1s1 में। तो ये क्या होगी? 1s1। तो हाइड्रोजन की पहली सेल ये हो गई, उसमें s सब सेल है तो s सब सेल में एक ही ऑर्बिटल होती, तो ये हो गई हाइड्रोजन की 1s, ये दूसरा हाइड्रोजन की 1s और ये तीसरा हाइड्रोजन की 1s, क्योंकि 3 हाइड्रोजन थे तो इनमें एक एक इलेक्ट्रॉन पड़ा है। अब हाइड्रोजन की इस ऑर्बिटल में और इस ऑर्बिटल के बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा, इसमें एक कोवल सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा, एक इसमें क्या होगा? सिग्मा बॉन्ड। तो ये 3 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे, एक सिग्मा बॉन्ड ये, एक सिग्मा बॉन्ड ये और एक सिग्मा बॉन्ड ये B और H, B और H और B और H के बीच में 3 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे। नॉर्मली तो ये था। ऐसी यहाँ पर कहानी होगी, बोरोन दूसरा बोरोन है, एक बोरोन के साथ एक ही H, एक ये H और एक ये।
बोरॉन हाइड्रोजन के बीच में सिग्मा बॉन्ड, बोरॉन और हाइड्रोजन के बीच में सिग्मा बॉन्ड, बोरॉन और हाइड्रोजन के बीच में। बोरॉन एक ही है मगर हाइड्रोजन अलग अलग होंगे। ये 3 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे। मगर जब डायमर फॉर्म होगी तो क्या होगा समझिए, इस हाइड्रोजन की एक ऑर्बिटल इस बोरॉन की और एक ऑर्बिटल इस वाले बोरॉन की जो बैकएंड पड़ी थी, ये तीनों आपस में क्या होंगी, मिक्स होंगी। आगे बात समझ में, एक इस वाले बोरॉन की ऑर्बिटल, एक इस वाले बोरॉन की ऑर्बिटल और एक उस हाइड्रोजन की ऑर्बिटल, ये क्या होंगी, ये तीनों ऑर्बिटल आपस में क्या करेंगी, मिलके एक बॉन्ड बनाएंगी। मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, एक इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन होगा, एक इस वाले बोरॉन का इलेक्ट्रॉन होगा और इस बोरॉन का कोई सा भी इलेक्ट्रॉन नहीं, क्योंकि वो बैकएंड ऑर्बिटल ले रहा है। तो ये क्या होंगे, 3 एटम हो गए, एक ये वाला बोरॉन, एक ये वाला बोरॉन और एक ये वाला हाइड्रोजन। ये 3 एटम आपस में कंबाइन होंगे किसके साथ, 2 इलेक्ट्रॉनों के साथ। तो केवल ये 2 इलेक्ट्रॉन है जो कितनी ऑर्बिटल में घूमेंगे, 3 ऑर्बिटलों में। यानी कि ये आपस में बॉन्डिंग करेंगी, एक इस वाले बोरॉन की हाफ फील्ड ऑर्बिटल, एक उस हाइड्रोजन की हाफ फील्ड ऑर्बिटल और एक इस बोरॉन की वैकेंट ऑर्बिटल। ये तीनों आपस में मिलकर एक बॉन्ड बनाएंगी जिसे बोलते हैं बनाना बॉन्ड। अभी समझाएंगे। और सेम कहानी ऐसे ही अब क्या होगा, ये H इसका बोरॉन, इस बोरॉन की, इस हाइड्रोजन की हाफ फील्ड ऑर्बिटल, इस बोरॉन की हाफ फील्ड ऑर्बिटल और दूसरे वाले बोरॉन की क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल। ये तीनों आपस में मिलकर एक बॉन्ड बनाएंगे। तो 2 बनाना बॉन्ड बनेंगे, एक बनाना बॉन्ड ये बना और एक बनाना बॉन्ड ये बना। बनाना बॉन्ड बोलेंगे, ऐसे क्या बोलेंगे, 3C2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। 3 एटम होंगे, 1 2 3 और इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 2, तो इसे बोलेंगे 3C2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। क्लियर। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये सब ऑर्बिटल क्या है, आपस में सब मिक्स हो जाएंगी। ये सारी की सारी ऑर्बिटल आपस में, बोरॉन की वे ऑर्बिटल जब ये डायमर बना लेगा, देखिए जब ये BH3 था तो इस BH3 की केवल ये इस बोरॉन की ये ऑर्बिटल इन्वॉल्व थी, ये ऑर्बिटल इन्वॉल्व थी, ये ऑर्बिटल इन्वॉल्व थी, 3 ऑर्बिटल इन्वॉल्व थी, एक S और 2 P। इसलिए BH3 में हाइड्रोजन कितनी मिल रही थी, इसमें हाइड्रोजन मिल रही थी sp2, क्योंकि ये ऑर्बिटल ओवरलैप नहीं थी। ऐसी सेम कहानी जब ये BH3 था तो इसकी बोरॉन की 3 ऑर्बिटल आपस में कंबाइन होकर क्या बना रही थी, sp2। मगर जब ये डायमर बना लेगा B2S6 तो इसमें जो वैकेंट ऑर्बिटल थी P, ये भी क्या हो जाएगी, बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो गई और ये भी बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो गई, तो ये हाइब्रिडेशन में इन्वॉल्व हो जाएगी। तो इसकी हाइब्रिडेशन अब क्या हो जाएगी, 1 S और 3 B, 1 S और 3 P, तो क्या हो जाएगा, sp3। तो इसलिए डाइबोरेन में यानी कि डायमर फॉर्म में हाइब्रिडेशन sp2 से बढ़ के क्या हो जाएगी, sp3। इस केस में भी क्या होगी, इसकी चारों की चारों ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप हो जाएंगी, 1 S और 3 P, तो क्या बना देंगे, sp3। कितनी sp3 बनेंगी, 4। जितनी एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन होती हैं उतनी ही नई हाइब्रिड ऑर्बिटल बनती हैं। अगर 4 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगी तो 4 ही नई sp3 बनेंगी। तो अब एक इंपॉर्टेंट खास बात है, क्या क्वेश्चन है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं बताने जा रहा हूं। क्वेश्चन पूछता है कि जो क्वेश्चन सबसे पहले तो ये एक प्रॉब्लम पूछ सकता है आपसे कि हाइब्रिडाइजेशन में इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होंगे कि ऑर्बिटल्स। तो पहली बात, ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होते हैं हाइब्रिडाइजेशन में। हाइब्रिडाइजेशन क्या है, मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स है, तो इसमें ऑर्बिटल्स मिक्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन नहीं। तो हाइब्रिडाइजेशन में इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व नहीं होते हैं, ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होती हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो हाइब्रिडाइजेशन में ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होती हैं, यानी कि एटॉमिक ऑर्बिटल जो मिक्स होती हैं, जो इन्वॉल्व होती हैं, वो कौन सी होनी चाहिए, वो क्या हाफ फिल्ड और एटॉमिक ऑर्बिटल इन्वॉल्व होती हैं, या फुल्ली फिल्ड, या वैकेंट। तो देखिए सिंगल, जो हाफ फिल्ड मतलब सिंगल फिल्ड, हाफ फिल्ड क्या बनाती हैं, सिग्मा बॉन्ड, तो वो भी इन्वॉल्व होंगी। फुल्ली फिल्ड यानी कि लोन पेयर, वो भी लोन पेयर भी इन्वॉल्व होता है। और वैकेंट ऑर्बिटल भी हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व होती हैं कहीं कहीं पे, जैसे कि कौन सा एग्जांपल हो गया, B2S6, इसमें ये वैकेंट ऑर्बिटल है और ये भी क्या हो रही है, हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व हो गई। तो देखिए हाइब्रिडाइजेशन में कौन कौन सी एटॉमिक ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो सकती हैं, जिन जो क्या है, यानी कि जो फुल्ली फिल्ड हैं वे भी, जो हाफ फिल्ड हैं वे भी, और जो वैकेंट हैं वे भी। क्लियर। वैकेंट वाली ऑर्बिटल कब इन्वॉल्व होती हैं, जब डाइमराइजेशन होती है, जब डाइमर फॉर्म होती है। तो ये बात ध्यान रखना है। नेक्स्ट, तो देखिए अब जैसे हम बात करें BHHH, एक BH3 तो हो गया, देखो ये इतना, एक BH3 हो गया, ये B पे 3 H लगे हैं, एक BH3 हो गया ये। मगर क्या है, इसके जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन यानी कि एक इस हाइड्रोजन का, एक इस बोरॉन का, ये यहाँ भी बॉन्ड बनाएंगे और कभी इधर भी। तो ये क्या करेंगे, आपस में क्या करते रहते हैं, रेजोनेंस, क्योंकि इस हाइड्रोजन एटम की जो ऑर्बिटल्स है वो इसके साथ बॉन्डिंग में भी जा रही है और इसके साथ बॉन्डिंग में भी जा रही है। तो ये दोनों में क्या हो गया, बॉन्डिंग में चला गया। अगर एक एटम की एक ऑर्बिटल्स अनोदर 2 एटमों के डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिटल से क्या हो जाए,
ओवरलैपिंग कर ले, बॉन्डिंग कर ले, तो इसके जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करते हैं, डीलोकलाइज करते हैं, मतलब रेजोनेंस करते हैं। तो ये जो दो इलेक्ट्रॉन आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं, कभी इधर कभी इधर, कभी इधर कभी इधर, तो ये क्या होगा, एक सिमेट्री बन जाएगी। तो ये क्या होगा, कुल मिला के इन तीनों एटमों को मिलकर, ये दो बॉन्ड नहीं है, एक ये और एक ये, दो बॉन्ड नहीं, ये पूरा एक ही बॉन्ड होगा, ये इतना क्या होगा, ये पूरा एक बॉन्ड, जिसमें कितने एटम होंगे, 1 2 3, तीन एटम होंगे, और इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, सिर्फ दो। तो ये कहलाएगा, ये कहलाएगा 3s2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। क्लियर हो गई बात। ऐसे ही यहां बनेगा, इस बी और एच के दो इलेक्ट्रॉन मिलकर एक बॉन्डिंग हो गई, मगर इस हाइड्रोजन की जो ऑर्बिटल है वो इसके साथ भी बॉन्डिंग कर रही है और इसके साथ भी बॉन्डिंग करेगी। इसके साथ बॉन्डिंग क्यों करेगी, जिससे क्या है, ऑक्टेट कंप्लीट होने के चांसेस होंगे। क्योंकि कैसे ऑक्टेट कंप्लीट होने के चांसेस होंगे भैया जी, सुनिए। मान लीजिए इस बोरॉन की शादी के लिए लोग बाग देखने आए, इस बोरॉन को शादी करने के लिए देखना है, तो क्या कहेंगे कि लोग इस बोरॉन को रिजेक्ट ना कर दें शादी से, तो इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन दिखने चाहिए, मतलब पूरी नौकरी एकदम फिट दिखना चाहिए कि लड़का पूरा काम पे है। देखिए 2 2 4 2 6, अगर 6 इलेक्ट्रॉन दिखाई देंगे शादी करने वालों को तो वो रिजेक्ट कर देंगे लड़के को। अभी क्या है, तो जैसे इसको देखने आएंगे तो ये 2 इलेक्ट्रॉन तुरंत इधर शिफ्ट हो जाएंगे और दिखाएंगे कि देखिए जी बच्चे को, पूरे बच्चे पे पूरे 8 के 8 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि शादी के लिए एकदम तैयार है। ऐसी जब इस वाले को देखने आएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन इधर को रख देगा, ठीक है, तो इधर को रख देगा, तो 2 2 4 2 6 और 2 8, तो इसके भी 8 कंप्लीट, इसके भी 8 कंप्लीट। मगर रियल में अगर हम बात करें, हकीकत में ये भी जानता है कि ये दो इलेक्ट्रॉन जो इधर के इधर रखे जाएंगे, बोरॉन जानता है कि ये मेरे नहीं है। जब ये वाले दो इलेक्ट्रॉन रखे जाएंगे तो ये बोरॉन भी जानता है कि ये मेरे नहीं है। ऐसा इन्होंने अपने मन को बहका लिया है, क्योंकि पूर्ण रूप से ये 50% चांस इधर होगा इसका, तो 50% इधर होगा। मतलब अगर दिन में आप क्या करें, 24 घंटे में बात करें तो 12 घंटे इधर दिखाई देंगे और 12 घंटे इधर दिखाई देंगे, तो बाकी 12 घंटे तो ये डेफिशिएंस रहेगा ही। क्लियर होगी बात नहीं। चलिए, तो कुल मिला के क्या है, ये एक बनाना बॉन्ड ये बनेगा। बनाना क्यों, इसकी बनाना जैसी शेप आ रही है, देखिए ऐसे, ठीक है, और ऐसी क्या होगा यहां से, तो ये दो इलेक्ट्रॉन इधर भी और इधर भी, दोनों तरफ क्या करेंगे, डीलोकलाइज, तो एक बनाना बॉन्ड ये बनेगा। तो कितने बनाना बॉन्ड बनेंगे इसमें, दो, और ये बॉन्ड भी कैसा कहलाएगा, 3s2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। और अगर इन बॉन्ड की बात करें तो दो एटम मिलके दो इलेक्ट्रॉन, दो एटम दो इलेक्ट्रॉन, दो एटम दो इलेक्ट्रॉन, दो एटम दो इलेक्ट्रॉन, तो ये कौन सा बॉन्ड है, ये कहलाएगा 2s2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, यानी कि 2 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसमें 2 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन वाले कितने बॉन्ड है, 1 2 3 4। बात करें 3s2 इलेक्ट्रॉन वाले कितने बॉन्ड है, तो वो दो हैं, एक तो ये हो गया पूरा कंप्लीट बॉन्ड और एक ये होगा नीचे वाला, तो दो बनाना बॉन्ड होंगे, या कह सकते हैं दो बॉन्ड कैसे होंगे इसमें, 3s2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। तो देखिए मैंने इसको यहां बना के दिखाया कैसे, तो बी एच और ये बी, ये तीनों आपस में एक बॉन्ड के साथ जुड़े होंगे। ये जो बॉन्ड है इसके जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पे ये इधर उधर क्या करते रहेंगे, डीलोकलाइज। क्लियर हो गई बात। चलिए सेम कहानी यहाँ पे, तो कितने बॉन्ड बन गए, ये दो बॉन्ड। बाकी ये क्या होंगे, ये सिंपल नॉर्मल बॉन्ड बनेंगे, 2s2 इलेक्ट्रॉन 2s2 इलेक्ट्रॉन 2s2 इलेक्ट्रॉन 2s2। ये क्या होता है, पूरा एक दो बनाना बॉन्ड है, एक बनाना बॉन्ड ये और एक बनाना बॉन्ड ये। अगर इसे पूरे ओवरऑल को देखें तो ये क्या होगा, एक स्पीयर बन जाता है। स्पीयर पूरे को बोल देते हैं स्पीयर बॉन्ड भी बोल देते हैं, स्पीयर बॉन्ड। तो बनाना बॉन्ड, दो बनाना बॉन्ड मिलकर क्या बना देते हैं, एक स्पीयर बॉन्ड। क्लियर, ये पूरी एक साइकिल की तरह बन जाएगी। अब जरा और कुछ बातें समझें। यहाँ पे जो बॉन्ड, ये जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड की लेंथ मान लीजिए मैं किसको कह रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ, वाई। कौन से बॉन्ड की, जो नॉर्मल बॉन्ड है 2s2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, इसकी बॉन्ड लेंथ कितनी है, ये वाई। और ये जो बॉन्ड बन रहा है कौन सा, 3s2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, इसकी बॉन्ड लेंथ क्या कह रहे हैं, एक्स। तो इनमें अगर हम कंपेयर करें तो किसकी, अच्छा एक और बात देखिए, यहाँ पे बोरॉन पर अगर हम काउंट करेंगे तो सिग्मा 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 और ये भी सिग्मा में काउंट होगा, तो कितने सिग्मा बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं, 4। तो इसलिए हाइब्रिडेशन कितनी हो गई इसकी, sp3 हो गई। तो जब भी डायमर फॉर्म बना लेगा, तो अगर bs3 की बात करें तो 3 सिग्मा बॉन्ड थे, हाइब्रिडेशन थी sp2, मगर जैसे ही डाइबोरेन बना लिया तो हाइब्रिडेशन क्या हो गई, sp3 हो गई। बात करें इसकी, अगर हम इसकी बॉन्ड लेंथ की बात करें तो बॉन्ड लेंथ ये ज्यादा होगी कि नॉर्मल बॉन्ड की होगी। तो इसमें अगर हम बात करेंगे तो बॉन्ड लेंथ क्या है, एक्स। ये वाली एक्स वाली जो बॉन्ड लेंथ है बड़ी है, क्योंकि ये पूरा एक बॉन्ड है यहां से लेके यहां तक। आगे बात समझ में, इस बॉन्ड की लेंथ ज्यादा होगी, तो 3s2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड की लेंथ ज्यादा होती है 2s2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड से, नॉर्मल बॉन्ड से। क्लियर। अब बात कर ले एंगल की, ये इनसाइड वाले एंगल यानी कि 2s2 इलेक्ट्रॉन, या कह सकते हैं बनाना बॉन्ड के बीच का एंगल और एक नॉर्मल बॉन्ड के बीच का एंगल। तो बनाना बॉन्ड के बीच का एंगल हमेशा छोटा होता है। बॉन्ड लेंथ तो इनकी हमेशा बड़ी होती है, मगर एंगल इनका हमेशा क्या होता है, छोटा। तो अल्फा छोटा होगा किससे, बीटा से। तो बीटा नॉर्मल बॉन्ड की लेंथ छोटी होगी बनाना बॉन्ड से, मतलब बनाना बॉन्ड की लेंथ बड़ी होगी नॉर्मल बॉन्ड से, मगर एंगल जो बनाना बॉन्ड के बीच का एंगल है वो हमेशा छोटा होता है। तो नॉर्मल वाला बॉन्ड क्या होगा, बड़ा होगा। अब एक और बात समझिए, थोड़ी सी बता रहा हूं,
याद कैसे रखेंगे, थोड़ा सा एक और चीज समझिए। ये कह रहा है वेन एवर डाइमराइजेशन अकर्स, जब भी डाइमराइजेशन होती है यानी कि दो मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन होकर डाइमर बनाते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डाइमराइजेशन। तो वेन एवर डाइमराइजेशन अकर्स लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ रिंग बाई बनाना बॉन्ड, ये कह रहा है जब ये क्या है डाइमर बनता है तो यहां पे एक क्या हो जाती है, रिंग सी बन जाती है। देखिए एक बनाना बॉन्ड ये बन गया, एक बनाना बॉन्ड ये बन गया, तो एक ये रिंग बन जाती है। और जब भी कंपाउंड में रिंग बन जाए तो वो क्या हो जाता है, मोर स्टेबल हो जाता है। आगे बात समझ में नहीं। और ये मोर स्टेबल होगा तो इसका मतलब इसने लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज कर दी होगी, इसलिए ओवरऑल जो प्रोसेस है वो कैसा हो गया था, स्पॉन्टेनियस हो गया था। तो वेन एवर डाइमराइजेशन अकर्स लीडिंग ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिंग बाई बनाना बॉन्ड, तो बनाना बॉन्ड से क्या बन जाती है, रिंग। इन द रिंग बॉन्ड एंगल इज डिक्रीज, तो रिंग बनने से बॉन्ड एंगल तो क्या हो जाएगा, कम, और बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, ज्यादा। तो रिंग बनने से क्या होगा, एक तो कंपाउंड ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, दूसरी बात बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, कम, और बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, ज्यादा। कैसे, सुनिए। नॉर्मली आप देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक बॉन्ड बन रहा है और आपको इसको एक रोड, एक मान लीजिए स्ट्रिक है, मान लीजिए एक पट्टी पड़ी, उसी पट्टी को खींच के जब इससे बांधते हो आप, तो जब इससे जोड़ोगे यानी कि रिंग बनाओगे तो आप क्या करते हैं, एक नॉर्मली कोई अगर प्रोसेस है आप बांध रहे हो तो पकड़ के इस डोर को पकड़ के खींच के बांधोगे। खींच के बांधोगे मतलब लेंथ बढ़ जाएगी। तो लेंथ देखो, तो लेंथ तो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। मगर जब आप इसे खींचोगे तो ये क्या हो जाएगी, झुक भी जाएगी नीचे को, और नीचे को झुक जाएगी तो एंगल क्या हो जाएगा, कम। तो ध्यान रखिए जब भी आप साइकिल बनाते हैं तो क्या होगा, एक तरीके से आपने डोर को खींचा होगा, डोर को खींचा होगा तो लेंथ बढ़ गई होगी, और लेंथ बढ़ गई होगी तो ये नज़दीक आ गए होंगे। जब आप खींचते हैं तो ये क्या हो जाएगी, यानी कि इसकी लेंथ बढ़ जाएगी और ये पास में आ जाते हैं तो एंगल क्या हो गया होगा, कम। तो ध्यान रखना साइकिल के बनने से एंगल कम हो जाता है और बॉन्ड लेंथ बढ़ जाती है, ये बात आपको ध्यान होनी चाहिए। मगर फाइनली अगर हम बात करें इनकम्प्लीट ऑक्टेट एक्ट एज ए लुईस एसिड, तो अब BH3 का भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं था, लुईस एसिड की तरह काम कर रहा था। लुईस एसिड की तरह क्यों, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, लोन पेयर को क्या कर सकता है, एक्सेप्ट। लोन पेयर को क्यों एक्सेप्ट कर सकता है, क्योंकि उसके ऑक्टेट कंप्लीट होने में 2 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है और लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो वो लोन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है, तो वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था। मगर ये जो डाइमर बनने से डाइबोरेन बन गया B2H6, इसके पास भी इलेक्ट्रॉनों की कमी है, अभी रियल में ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ रेजोनेंस ही तो करते रहते हैं। जब इस साइड होंगे तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा, इस साइड पहुंच जाए, ये इलेक्ट्रॉन इधर पहुंच जाएंगे तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट, उसका नहीं, और उधर पहुंच जाएंगे तो इसका कंप्लीट, उसका नहीं। तो अभी भी क्या है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट होगा, तो अभी भी ये B2H6 कैसे ऐड कर सकता है, लोन पे लुईस एसिड की तरह बिहेव कर सकता है। मतलब अगर इसे लोन पेयर आउटर सोर्स से भेजे जाए तो एक्सेप्ट कर लेगा। आगे बात समझ में नहीं, चलिए। तो क्या होता है रियल में, इस टाइप से फॉर्म होती है। ये एक्चुअल में क्या होगा, इसका एक H- निकल के यहां पहुंच जाए तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट, मगर इसका इनकम्प्लीट रह गया। या क्या हो जाए, इस वाले का H+ यानी कि BH3 ऐसे समझो, दो ये भी BH3 था, ये भी BH3 था, इसका H- निकल के एक इस पर चला गया तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, ये डेफिशिएंस रह गया। या इस BH3 में से इसका एक H- इधर पहुंच जाए तो ये BH4- और वो BH2+ हो जाएगा। तो ये आपस में क्या करते रहते हैं, रेजोनेंस करते रहते हैं, इस फॉर्म में और इस फॉर्म में। मगर ओवरऑल देखेंगे तो ओवरऑल ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इसका कंप्लीट है तो इसका इनकम्प्लीट है, इसमें इसका कंप्लीट है तो इसका इनकम्प्लीट है। तो ये क्या है, तो अगर बात करें तो यहाँ पे कंप्लीट डीलोकलाइजेशन एट ए पॉइंट ऑफ टाइम, तो एट ए पॉइंट, इस पॉइंट पर्टिकुलर टाइम पे क्या होता रहता है, इसका डीलोकलाइजेशन होता रहता है। फर्स्ट सेकंड में और सेकंड फर्स्ट में आपस में क्या होते रहते हैं, इंटरचेंज। दूसरी बात, बॉन्ड एनर्जी 2C2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, मैंने आपको बताया जी बॉन्ड एनर्जी की अगर हम बात करें, बॉन्ड एनर्जी बड़ी इंपॉर्टेंट बात आ गई। लेंथ किसकी बड़ी है जी, लेंथ जो बनाना बॉन्ड है उसी की लेंथ बड़ी है, और जिसकी लेंथ बड़ी होती है वो बॉन्ड जनरली क्या माना जाता है, वीक। मगर यहां कहानी उल्टी है, जो बनाना बॉन्ड है 3C2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, इसकी लेंथ भी ज्यादा है और एनर्जी भी इसी की ज्यादा है। क्यों एनर्जी ज्यादा हो गई भाई इसकी, क्योंकि ये साइकिल में इन्वॉल्व हो गया, इस बॉन्ड की वजह से क्या हो गई, साइकिल हो गई, तो इसकी खातिरदारी ज्यादा होगी। इसकी वजह से फायदा अगर किसी का हो गया तो वो इसकी ज्यादा क्या करेगा, इसकी ज्यादा हेल्प करेगा, इसकी ज्यादा दावत, बढ़िया दावत करेगा। आगे बात समझ में नहीं। तो इस बॉन्ड की वजह से क्या हो रहा है, एक तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, और क्या है, ऑक्टेट कंप्लीट तो नहीं हो रहा मगर मन तो बहल रहा है, यानी कि डाइमर फॉर्म तो बन रही है, ठीक। और इसकी वजह से क्या है, साइकिल बन रही है मॉलिक्यूल्स में, और साइकिल बनी है इसी की वजह से। तो साइकिल जिसकी वजह से बन रही है, साइकिल के बनने से BH3 से ज्यादा स्टेबल कौन हो गया, B2H6। तो किसकी वजह से बना है, बनाना बॉन्ड की वजह से, वो तो पहले से ही पड़े थे, तो इसके बनने की वजह से स्टेबिलिटी गेन हुई है, तो इसकी ज्यादा तारीफदारी होगी, या कह सकते हैं ये पुराना दामाद हो गया, पहले से ही था
और ये नया नया दामाद बना है, तो इसकी क्या होगी, ज़्यादा खातिरदारी होगी। आगे बात समझ में नहीं? चलिए, तो 2C माइनस यानी कि 2C 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड की जो एनर्जी है उससे ज्यादा एनर्जी होती है किसकी, 3C 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड की। तो इस बनाना बॉन्ड की लेंथ भी ज्यादा और इसकी एनर्जी भी ज्यादा, मगर एंगल इसका कम हो जाता है। दूसरा, नॉन प्लेनर, ये जो पूरा मॉलिक्यूल है B2S6 मतलब डाइबोरेन, ये नॉन प्लेनर है, प्लेनर नहीं है। क्यों नॉन प्लेनर है, सुनिए। अगर ये जो टर्मिनल H लगे हैं, दिखाइए जरा पर, ये जो टर्मिनल H है, ये जो इसने बोल दिया HT, T मतलब टर्मिनल, ये जो 4 टर्मिनल हाइड्रोजन है ये तो इस कॉपी के प्लेन में रहेंगे। अगर ये इस कॉपी के प्लेन में है तो ये जो H है ये एक पेपर के ऊपर होगा और एक पेपर के नीचे, मतलब BHH BHH, ये तो 6 एटम क्या होंगे इस कॉपी के प्लेन में होंगे, मगर ये जो 2 एटम है HB, मैंने इनको नाम दे दिया B मतलब ब्रिज, ब्रिज वाले H, जो ब्रिज वाले H हैं वो इस कॉपी के प्लेन के क्या होंगे, परपेंडिकुलर। एक H ऐसे लग रहा होगा ऊपर को, तो एक H इसके नीचे लग रहा होगा। क्लियर हो गई बात? तो ये क्या है, पूरा जो मॉलिक्यूल्स है ये कैसा होगा, प्लेनर नहीं होगा, नॉन प्लेनर होगा, क्योंकि इसमें क्या होंगे, जो टर्मिनल H है वो कॉपी के प्लेन में अगर है तो ब्रिजिंग वाले H क्या होंगे, कॉपी के प्लेन के अप, और जो बोरोन है वो हमेशा किसके प्लेन में होते हैं, टर्मिनल वालों के प्लेन में होते हैं। चलिए, तो नॉन प्लेनर होगा और नॉन पोलर भी होगा। ठीक है, नॉन पोलर मतलब पूरे मॉलिक्यूल का नेट डायपोल क्या रहेगा, 0। अगर देखें तो बिल्कुल एकदम सिमेट्री आ रही है इसमें, और सिमेट्री आ रही है तो नेट डायपोल क्या हो जाएगा, 0, भले ही बॉन्ड क्या हो, पोलर हो। तो नॉन प्लेनर है, नॉन प्लेनर मतलब प्लेन द पेपर नहीं है, और क्या है, और वैसे भी नहीं होगा क्योंकि हाइब्रिडेशन क्या आ गई बोरोन की, sp3, और sp3 की शेप 3D में होती है ना कि 2D में। अगर sp2 होता तो प्लेनर होता, मगर हाइब्रिडेशन कैसे आ गई बोरोन की, sp3, और sp3 हो गई तो टेट्राहेड्रल होगी, यानी कि 3D में पहुंच जाएगा। तो नॉन प्लेनर होगा, मगर नॉन पोलर, पोलर जान रहे हो, पोलर मॉलिक्यूल वो जिसमें डायपोल मोमेंट हो, और इसमें नॉन पोलर का मतलब जिसका नेट डायपोल क्या हो, 0। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा मगर मतलब डायपोल मोमेंट क्या होगा, 0। All terminal hydrogen are in same plane. Both bridging hydrogen are perpendicular to the plane. तो जो ब्रिजिंग हाइड्रोजन होंगे वो प्लेन के क्या होंगे, परपेंडिकुलर, और जो टर्मिनल H होंगे वो किस में होंगे, सेम प्लेन में होंगे। मतलब अगर हम बात करें तो टर्मिनल जो H है वो परपेंडिकुलर होंगे किसके, ब्रिजिंग H के। अगर ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में है तो ये किस में होंगे, वर्टिकल प्लेन में। मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम इन सेम प्लेन, सेम प्लेन में मैक्सिमम एटम कितने हो सकते हैं। अगर मैं बात करूं B2S6, तो B2S6 में टोटल एटम कितने हैं, 8, 2 बोरॉन और 6 हाइड्रोजन, मगर सेम प्लेन में कितने होंगे, तो 6 एटम होंगे। 4 तो क्या हो गए, 4 तो होंगे टर्मिनल हाइड्रोजन और 2 बोरॉन, ये 6 एटम क्या होंगे, एक प्लेन में होंगे, और जो ब्रिजिंग वाले H होते हैं वो प्लेन से बाहर होंगे, अप और डाउन। ठीक है, तो कितने एटम, मैक्सिमम कितने एटम एक प्लेन में होंगे, 6। कौन कौन से हो गए ये, 4 टर्मिनल H और 2 बोरॉन। तो ये कौन कौन से हैं, 6 तो हो गए, वो 4 तो क्या हो गए, 4 तो हो गए टर्मिनल H और 2 क्या हो गए, बोरॉन। क्लियर, ये 6 एटम मिलके कौन कौन से, मैं दोबारा से लिख देता हूं यहां, कौन कौन से हैं ये, 4 तो हैं हाइड्रोजन, कौन से, टर्मिनल वाले, और 2 कौन है, बोरॉन। चलिए जी, इट इज इकरेक्ट इफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टेक प्लेस। अगर हम क्या करें, डाइबोरेन के साथ कोई ऐसी रिएक्शन कराने लगे जो सब्स्टिट्यूशन करने लगे, सब्स्टिट्यूशन मतलब हाइड्रोजन हटा के कुछ हाइड्रोजन लगाने लगे। हाइड्रोजन को हटा के मतलब किसी भी एक एटम को हटा के दूसरा एटम या ग्रुप लगाएं तो उसे क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, इफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टेक प्लेस ओनली 4 टर्मिनल हाइड्रोजन विल बी सब्स्टिट्यूट। अगर हम इसमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराने लगे तो केवल और केवल सब्स्टिट्यूशन कहां होता है, टर्मिनल हाइड्रोजन एटम क्या हो जाते हैं, सब्स्टिट्यूट होते हैं। बाकी ब्रिजिंग जो हाइड्रोजन है वो सब्स्टिट्यूट नहीं होंगे। क्यों, क्योंकि भैया वो बनाना बॉन्ड से जुड़े हैं। बनाना बॉन्ड मतलब साइक्लिक बॉन्ड, और साइक्लिक बॉन्ड मतलब स्टेबल बॉन्ड, तो वो जल्दी से ब्रेक नहीं होगा, उसमें सब्स्टिट्यूशन नहीं होगी। आगे बात समझ में नहीं? तो B2S6 में जो 4 टर्मिनल H होंगे वो क्या हो जाएंगे, रिएक्शन कर जाएंगे। तो इसका H उसका Cl, इसका H उसका Cl, HCl बाहर निकल जाएगा, और ऐसे कितने H निकल सकते हैं इसमें से, 4। तो ये 4 Cl को लेकर निकल जाएगा, तो इसके 4 मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे। तो यहाँ से H और वहाँ से Cl बाहर, तो ये CH3 इस पे इन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, B2H2, और 4H हट के लग गया होगा 4CH3, H बाहर गया होगा तो CH3 आके इन हो गया होगा। क्लियर हो गई बात? तो ये जो 4CH3 आ जाएंगे कौन से वाले हैं, ये टर्मिनल हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट होके क्या आ गए, 4CH3। तो समझ में आ गई बात?
जो सब्स्टिट्यूशन हुआ वो टर्मिनल वालों एच का हुआ, और जो रिमेनिंग दो एच रह गए किसमें, B2H2 और CH3 के होल फॉर्म में, तो जो दो रिमेनिंग एच हैं कौन से हैं, ब्रिजिंग वाले। अब बात करते हैं B2H4। B2H4 जो डाइमर है वो किससे बनेगा, B2H2 का डाइमर है। इसकी मोनोमर यूनिट कौन है, ये इस टाइप के दो मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन होकर क्या बना देंगे, यानी कि B2H2 का होल ट्वाइस करोगे तो क्या बन जाएगा, B2H4। चलिए अगर हम बात करें BeH2, तो BeH2 में पहली बात तो BeH2 डाइमर क्यों बना रहा है, क्योंकि बैक बॉन्डिंग नहीं कर सकता। बैक बॉन्डिंग क्यों नहीं कर सकता, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल तो है। Be के पास कितनी वैकेंट ऑर्बिटल है, अगर ध्यान दें तो इसके पास दो वैकेंट ऑर्बिटल हैं, क्योंकि इस पे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4, तो कॉन्फिगरेशन आएगा 2 2। तो आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2, और बैलेंसी सेल है कौन सी, सेकंड, और सेकंड बैलेंसी सेल है तो सेकंड बैलेंसी सेल में कितनी ऑर्बिटल होती हैं, 4, एक S और 3 P, और इसके पास केवल दो ही इलेक्ट्रॉन है, तो ज्यादा से ज्यादा कितनी ऑर्बिटल घेरेगा, ये 2, तो दो ऑर्बिटल क्या पड़ी होंगी, वैकेंट। चलिए तो इसके पास दो p ऑर्बिटल क्या होंगी, वैकेंट होंगी। और इसके पास ये हाइड्रोजन है तो इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल तो है, मगर हाइड्रोजन एटम के पास लोन पेयर नहीं है, जिससे बैक बॉन्डिंग नहीं कर सकता। और फिलहाल इसकी हाइड्रोजन कितनी होगी, sp, क्योंकि Be पे कितने एटम जुड़े हैं, 2, और कितने सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, 2 सिग्मा, 2 सिग्मा का मतलब हाइड्रोजन कितनी हो गई, sp। मगर जैसे ही डाइमर फॉर्म बना लेगा, यानी कि BeH2 का होल ट्वाइस कर देंगे तो हो जाएगा B2H4, तो इसकी हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगी, एक बढ़ जाएगी कितनी, sp2। तो मैंने आपको बताया जब भी डाइमर करेंगे तो एक हाइब्रिडेशन स्टेट अगली स्टेप में चली जाएगी। तो क्या होगा, ये कह रहा है डाइमर ऑफ BH2 इन वेपर फॉर्म, तो ये वेपर फॉर्म में क्या कर लेता है, डाइमर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि इसके दो मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन होकर ये बना लेते हैं। ऐसा क्यों कर रहा है, ये क्यों डाइमर बना रहा है, क्यों बैक बॉन्डिंग बनाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉनों की कमी है, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाह रहा है। कितने इलेक्ट्रॉन है फिलहाल इस पे, बी के कितने, आउटर मोस्ट में दो इलेक्ट्रॉन है, दोनों की बॉन्डिंग करेगा, दोनों की शेयरिंग करेगा, तो कितने कर सकता है, मैक्सिमम 4 इलेक्ट्रॉन। तो अभी इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसलिए कुछ ना कुछ जुगाड़ करेगा। चलिए एक ये हो गया BH2 एक मॉलिक्यूल, ये हो गया एक BH2 मॉलिक्यूल, ये हो गया। अब इसके जो दो इलेक्ट्रॉन है ये इधर भी करेंगे और इसके साथ भी बॉन्डिंग करेंगे। ऐसे ही इसके जो दो इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन की ऑर्बिटल इसके साथ भी ओवरलैप करेगी और इसके साथ भी। क्लियर होगी बात, तो ये क्या बन जाएगा, डायमर फॉर्म। और इस समय आप जो हाइब्रिडेशन देखिए कितनी हो गई इस बी की, सिग्मा सिग्मा सिग्मा, तो कितने सिग्मा हो जाएंगे, तो 3 सिग्मा हो गए, तो हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगी, sp2। और ये क्या रहेगा, ये प्लेनर होगा। प्लेनर क्यों, क्योंकि हाइब्रिडेशन sp2 है, sp2 का मतलब ट्रायंगुलर प्लेनर। अब वहां पे B2H6 क्या हो गया था, नॉन प्लेनर हो गया था, क्योंकि उसमें हाइब्रिडेशन बोरॉन की कितनी हो गई थी, sp3, और sp3 का मतलब होता है टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल मतलब 3 डायमेंशन, और 3 डायमेंशन मतलब नॉन प्लेनर। क्लियर, तो इसमें भी क्या होंगे, बनाना बॉन्ड बन जाएंगे। कितने बनाना बॉन्ड बनेंगे, दो। देखिए एक तो ये इसके साथ हो गया, क्लियर, ऐसे ही एक इधर उससे हो जाएगा ये, और ये पूरा क्या कहलाएगा, दो बनाना बॉन्ड, या क्या कहलाएंगे, एक स्फेरिकल बॉन्ड। ऑक्टेट कंप्लीट है, बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। अगर मैं इसे पूरी तरीके से एक बार बॉन्ड मान भी लूं, अगर इस पहली बात तो ये दो इलेक्ट्रॉन कभी इधर 50% इधर 50% इधर, तो वैसे भी कंप्लीट नहीं होगा। वैसे अगर 100% भी मान लूं तो 2 2 4 2 6, तब भी 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। 4 थे, 4 से कितने हो जाएंगे, 6, मगर वो 6 भी क्या है, लिए दिए वाले हैं, क्योंकि डीलोकलाइज करते हैं, तो ऑक्टेट तो इनकम्प्लीट नहीं है, मतलब लुईस एसिड की तरह बिहेव करेगा। इसी तरह से और भी एग्जाम्पल आप देखिए, BH2 का होल एन कर दे, मतलब ये डायमर भी बना सकता है, पॉलीमर भी क्यों, क्योंकि अभी डायमर बनाने के बावजूद भी कितने इलेक्ट्रॉन पूरी होने की चांसेस हो रहे हैं, 6 के, और करने कितने, 8। तो ये सोचेगा अभी और जोड़ो, तो इसलिए क्या बना लेगा, पॉलीमर। तो ध्यान रखिए जिसके ऑक्टेट में क्या है, यानी कि अगर 4 इलेक्ट्रॉन है, चारों की जरूरत है, तो इसका मतलब एक बार बॉन्डिंग करेगा तो डायमर, और डायमर के साथ में अभी भी एक ऑर्बिटल और खाली रह गई, क्योंकि इसके पास कितनी ऑर्बिटल वैकेंट थी, 2। तो एक बार एक का यूज करेगा तो डायमर, और एक और यूज कर लेगा तो क्या बना देगा, पॉलीमर। तो पॉलीमर ऑफ BH2 इन सॉलिड स्टेट, तो वेपर फेस में अगर ये है, वेपर फेस में तो किस में जाता है, डायमर फॉर्म में, और सॉलिड स्टेट में तो कहाँ चला जाता है, पॉलीमर फॉर्म में। अब देखिए इस केस में हाइब्रिडेशन कितनी थी, sp2, अगर डायमर में गया तो कितना, इसमें BH2 की हाइब्रिडेशन कितनी थी, sp, डायमर में गया था तो sp2, जो क्योंकि डायमर बनाएगा तो एक बॉन्ड बढ़ जाएगा, एक बॉन्ड बढ़ेगा तो क्या होगी, sp2, मगर अगर पॉलीमर में जा रहा है तो एक बॉन्ड और बढ़ जाएगा, तो फिर कितनी हो जाएगी, sp3। देखिए कैसे बढ़ जाएगा, सेम कहानी, ये BH2 है, तो इसका ये इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये इसके साथ, ऐसे ही ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, इस टाइप से बनता चला जाएगा। क्लियर होगी बात। तो देखिए इस समय अगर मैं एक बोर्ड की बात करूं तो कितने होंगे, 1 2 3 4, कितने बॉन्ड बनते दिखाई दे रहे हैं, 4 सिग्मा। 4 सिग्मा का मतलब हाइब्रिडेशन कितनी हो गई, sp3।
क्लियर हो गई बात कि नहीं? तो ये बनाना पे बनाना बनते जाएंगे। कितने बनाना बनेंगे? बहुत सारे बनाना बनेंगे। देखिए इस टाइप से क्या होगा, ये यहाँ से ये इस टाइप से ये क्या करता रहेगा, इस पे ये इस टाइप से ये जुड़ते रहेंगे। सेम कहानी ये यहाँ से ये घूम के देखिए जी, ये इस टाइप से एक तरीके से ये घुमाते चले जाइए आप। ऐसे ही इधर से भी घुमाइए ऊपर से, ठीक है। यहाँ से ये ठीक है, ऐसे घुमा लाइए इनको, ये पूरा जाल सा ये बन जाएगा। आगे बात समझ में नहीं? तो ये बनाना बॉन्ड, ये बनाना पे बनाना बनते जाएंगे। ऐसे कितने होंगे हमें यही नहीं पता इसमें ऐसी कितनी यूनिट हैं, क्योंकि पॉलीमर का मतलब क्या है, इनफाइनाइट तक जा सकता है। तो हाइब्रिडेशन कितनी हो गई, sp3। कैसा रहेगा ये? अब नॉन प्लेनर। नॉन प्लेनर क्यों हो गया? क्योंकि हाइब्रिडेशन sp3 हो गई। sp3 का मतलब टेट्राहेड्रल। ऑल रिंग्स आर इन सेम प्लेन, मगर रिंग जो होती हैं वो सब क्या होती हैं, सेम प्लेन में, ठीक है। तो ये नॉन प्लेनर है, मगर इसमें जो रिंग होंगी वो कैसी होंगी, सब की सब जितनी भी रिंग बनती हैं वो सेम प्लेन में होती हैं। ये बात भी ध्यान रखनी है। तो नॉन प्लेनर है मगर रिंग क्या है, सब सेम प्लेन में। ऑल बॉन्ड्स कौन से जी, 3c2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। 3c2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड ही तो बन रहा है, 3 एटम मिलके 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन 3 एटमों को पकड़ रहे हैं, तो क्या है, 3c2 इलेक्ट्रॉन। कह रहा है ऑल बॉन्ड्स आर 3c2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। सारे के सारे बॉन्ड कैसे हैं, 3c2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है। ऑल बॉन्ड लेंथ आइडेंटिकल, तो सारी बॉन्ड लेंथ क्या होंगी, आइडेंटिकल। क्योंकि ये जो बॉन्ड है बाहर वाला, ये भी किस में होगा, ये भी तो आगे अगले वाले एटम के साथ बना लेगा। मैंने तो कहीं कहीं तो रोकना पड़ेगा इसे, मगर ये रुकेगी नहीं, क्योंकि कितने पॉलीमर्स में कितने होंगे, एन का मतलब अननोन। चलिए, तो सारे के सारे बॉन्ड कैसे होंगे, 3c2 इलेक्ट्रॉन वाले होंगे, तो इसलिए सारे बॉन्ड लेंथ क्या होंगी, आइडेंटिकल होंगी। चलिए बात कर लें अब, जैसे Al2CS3 का होल 6, मतलब ये डाइमर है किसका, AlCH3 का। AlCH3 का होल थ्राइस, इसका क्या है, डाइमर फॉर्म। डाइमर फॉर्म क्यों हो रही है, क्योंकि Al पे कितने CH3 लगे हैं, 3, और Al पे जब 3 CH3 लगे हैं, ये देखिए Al पे क्या होंगे, 3 CH3 लगे होंगे, तो 2 2 4 2 6, कितने बॉन्ड है, 6। वो 3 बॉन्ड है, 3 बॉन्ड का मतलब 6 इलेक्ट्रॉन, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो ये क्या करेगा, क्या ये बैक बॉन्डिंग कर सकता है, बिल्कुल नहीं कर सकता। कार्बन के पास लोन पेयर नहीं है, लोन पेयर होते तो बैक बॉन्डिंग हो जाती। अब इसके पास लोन पेयर नहीं है, तो मजबूरी है, क्या करेगा, डाइमर फॉर्म। फिलहाल इसकी हाइब्रिडेशन कितनी है, 3 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, तो हाइब्रिडेशन कितनी है, sp2, ठीक। तो समझ में आ गई बात। ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो क्या करेगा, ये डाइमर या बैक बॉन्डिंग करेगा। सबसे पहले चांस करते हैं बैक बॉन्डिंग के। बैक बॉन्डिंग इसमें हो नहीं रही, क्योंकि इसके पास वैकेंट, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल तो होगी मगर लोन पेयर नहीं है। वैकेंट ऑर्बिटल क्यों होगी, क्योंकि इसकी बैलेंसी सेल थर्ड है, और थर्ड में तो वैकेंट डी ऑर्बिटल पाई जाती हैं। अगर पी भी वैकेंट ना होगी तो डी तो वैकेंट मिल ही जाएगी उसमें। चलिए, तो अगर हम बात कर लें, तो आपको देखिए फर्स्ट और सेकंड ऑर्बिट में हमें चेक करना पड़ता है, फर्स्ट और सेकंड ऑर्बिट में चेक करना पड़ता है कि वैकेंट ऑर्बिटल है कि नहीं। बाकी अगर आगे थर्ड फोर्थ फिफ्थ है तो उनमें तो वैकेंट ऑर्बिटल मिल ही जाती हैं, sp नहीं मिलेंगी तो डी मिल जाएंगी। तो इसके पास लोन पर नहीं थे, इसलिए बैक बॉन्डिंग नहीं हो पा रही। तो बैक बॉन्डिंग नहीं हो पा रही तो फिर क्या होगा, तो जो भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है वो पहले देखेगा बैक बॉन्डिंग, बैक बॉन्डिंग नहीं हो रही तो फिर डाइमर। तो इसके दो मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन होकर क्या बना देंगे, Al2CH3 का होल 6। क्लियर जी। और उस केस में अगर यहाँ हाइब्रिडेशन sp3 है तो डाइमर बनते एक बढ़ जाएगी, कितनी हो जाएगी, sp3। क्लियर। देखिए ये है, Al पे 3 CH3 लग रहे हैं, इस Al पे 3 CH3 लग रहे हैं, तो बस क्या होगा, इसकी इस कार्बन की जो ऑर्बिटल है, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, ये कार्बन की ऑर्बिटल इधर भी बनाएगी और इधर भी। ऐसे ही इस कार्बन की ऑर्बिटल इस साइड भी बनाएगी और इस साइड भी, और ये क्या बन जाएगा, बनाना बॉन्ड। क्लियर। कौन सा बॉन्ड बन जाएगा, ये बनाना बॉन्ड। बनाना बॉन्ड मतलब 3c2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। क्लियर। चलिए ऐसे ही एक नीचे बन जाएगा ये, तो कितने बनाना बॉन्ड बन जाएंगे, 2। अब इस Al पे कितने सिग्मा बॉन्ड आ होंगे, 1 2 3 4, और 4 सिग्मा बॉन्ड आएंगे, तो हाइब्रिडेशन अब कितनी हो जाएगी, sp3। और sp3 हाइब्रिडेशन हो गई तो बाबूजी कैसा हो जाएगा, नॉन प्लेनर। और ऑक्टेट कंप्लीट होगा क्या, नहीं। डाइमर ऑक्टेट कंप्लीट नहीं करता या पॉलीमर ऑक्टेट कंप्लीट नहीं करता, वो तो बस ये है कि दूसरे लोगों को बकाने के लिए, ठीक है, कि क्या है, क्योंकि थोड़ी बहुत देर के लिए क्या हो जाता है, जैसे हमारी अपनी बाइक तो है नहीं, ठीक, हमारी अपनी बाइक तो नहीं है, मगर दूसरे की बाइक कुछ देर के लिए चलाने के लिए मिल जाए रोज, तो वो इस टाइप की सिचुएशन है, मगर वो परमानेंट हमारी नहीं हो गई। आगे बात समझ में नहीं। तो डाइमर या पॉलीमर्स क्या करते हैं, वो क्या है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं करते, वो एक परमानेंट समाधान नहीं है, मगर क्या करें, मजबूरी है, कुछ नहीं तो इतना ही सही। अगर अपनी बाइक नहीं तो रोज डेली किसी की मिल जाए थोड़ी बहुत देर के लिए, वही ठीक। चलिए
तो समझ में आ गई बात। हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगी, sp3 और sp3 हो जाएगा तो कैसा हो जाएगा, 3D में आ जाएगा, तो फिर नॉन प्लेनर और इनकम्प्लीट ऑक्टेट होगा, मतलब लुईस एसिड की तरह काम करेगा। ये देखिए एक तो ये टर्मिनल, ये कह रहा है टर्मिनल कार्बन, और ये क्या है, कौन से कार्बन है, ब्रिजिंग कार्बन। तो टर्मिनल कार्बन की हाइब्रिडेशन, इसकी हाइब्रिडेशन तो sp3 होगी। देखिए इस कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है और एक ही सिग्मा बॉन्ड, कितने सिग्मा बॉन्ड है, 4, तो इसकी हाइब्रिडेशन sp3 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 sp3, और वैसे भी सिंगल बॉन्डेड कार्बन है तो हाइब्रिडेशन sp3 होती है। यहां गलती ना कर दो आप, इस कार्बन पे अगर हम देखें 1 सिग्मा 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 सिग्मा, 4 सिग्मा और 1 सिग्मा, ये 5, और 5 का मतलब sp3d ना कर दो तो उसकी हाइब्रिडेशन भी sp3 रहेगी, क्योंकि इस ये एट ए टाइम या तो इसके साथ बॉन्ड बनाता है या एट ए टाइम इसके साथ बॉन्ड बनाता है। इस पे बॉन्ड की डीलोकलाइजेशन हो रही है, इस पे नहीं हो रही डीलोकलाइजेशन। इस पे तो ये तो बॉन्ड इधर बन रहा तो बन रहा, नहीं तो उधर बन रहा। ठीक है, जब बनेगा तब देख लेंगे sp3, जब ये इधर बॉन्ड बनेगा तब दिखा देंगे लड़के को शादी करने वालों से कि देखो जी 4 बॉन्ड है। आगे बात समझ में कि नहीं। तो इसका जो बॉन्ड है वो डीलोकलाइज कह सकते हैं। इस कार्बन की एक ही तो ऑर्बिटल है जो इधर जा रही है उधर जा रही है, इस कार्बन की 2 ऑर्बिटल नहीं है। मैंने सबसे पहले क्या पॉइंट बताया था, जिस कार्बन की ऑर्बिटल 2 एटमों के साथ ओवरलैप कर रही तो वो ऑर्बिटल रेजोनेंस करती है। एक ही ऑर्बिटल है, एक ये 4 और 3 ऑर्बिटल ये हो गई और एक ऑर्बिटल ये हो गई, ये ऑर्बिटल कभी इधर कभी इधर, तो इसलिए हाइब्रिडेशन sp3 रहेगी, इसकी हाइब्रिडेशन बढ़ेगी नहीं। हाँ, उस पे क्या हो गया, उस पे जो ऑर्बिटल खाली पड़ी थी ये इसकी, 1 2 3 ऑर्बिटल इसकी यूज हो रही थी, इसकी जो खाली ऑर्बिटल पड़ी थी जो कभी यूज नहीं होती, वो जैसी कार्बन इस साइड बॉन्ड बनाएगा तो इस ऑर्बिटल को यूज कर लेगा, मतलब ये ऑर्बिटल इसके हाइब्रिडेशन में इन्वॉल्व हो जाएगी, तो बढ़ के कितनी हो जाएगी, sp3। उसकी नहीं बढ़ेगी, उसकी तो ऑलरेडी sp3 है। ठीक है, तो यहां 5 बॉन्ड देख के कभी हाइब्रिडेशन आप तो ध्यान रखिए, टर्मिनल कार्बन और ब्रिजिंग कार्बन दोनों की हाइब्रिडेशन इसमें सेम है, तो ध्यान रखिए जो ब्रिजिंग एटम होता है उस ब्रिजिंग एटम की हाइब्रिडेशन में कोई चेंज नहीं होता, नो चेंज। और देखिए ऐसे ही बिल्कुल इसी की तरह एग्जांपल कौन हो सकता है, एल्युमिनियम की जगह हम क्या ले लें, इसका अगला नेक्स्ट ग्रुप, इसी ग्रुप का नेक्स्ट एटम ले लें, Ga2CH3 का होल 6। ये किसका डायमर है, ये डायमर हो गया किसका, GaCH3 का होल थ्राइस का। क्लियर। नेक्स्ट देखें, जैसे AlS3, ठीक है, तो ये AlS3 की पॉलीमर्स इसे बोलते हैं एलेन, मतलब एल्युमिनियम। ठीक है, तो एलेन बोल रहे हैं, क्या है ये पॉलीमर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। फिलहाल अगर हम बात करें इसकी हाइब्रिडाइजेशन की तो इसकी हाइब्रिडेशन कितनी है, Al पे कितने H हैं, 3, तो 3 सिग्मा बॉन्ड होंगे, तो हाइब्रिडेशन कितनी होगी इसकी, sp2। मगर जैसी पॉलीमर फॉर्म में आता है तो हाइब्रिडेशन sp3 नहीं, sp3d3, मतलब 3 स्टेप आगे बढ़ जाती है। रीज़न क्या है, क्योंकि इसकी जो फॉर्म है वो एक जाल फॉर्म से बनती है। Al पे जो होंगे कितने H आके लगते हैं, 6H। जो एल्युमिनियम एटम है इस कंपाउंड में, इस पॉलीमर फॉर्म में, उसकी जो कोऑर्डिनेशन नंबर है या कह सकते हैं कोवैलेंसी ऑफ एल्युमिनियम एटम, वो कितनी हो जाती है, 6 हो जाती है। मतलब एक Al एटम पे कितने H एटम जुड़ेंगे, 6। देखिए 1 2 3 4 5 6, इसी टाइप से ऐसे ही 1 2 3 4 5 6, ये और इसके ये 2 H आपस में कॉमन होंगे, इस टाइप से रिंग बन रही होंगी। ऐसे ही क्या होगा यहाँ पे, जैसे ये एल्युमिनियम देखिए 1 2 3 4 5 6, ऐसे इसके 2 H इस पे भी होंगे और उस पे भी इस टाइप से कॉमन होते चले जाएंगे। ऐसे यहाँ ये 2 H अगले HCl के कॉमन होंगे, ऐसे ये 2 H अगले पे कॉमन हो जाएंगे इस टाइप से। तो ये पूरा जाल बनेगा और इसमें कितने 1 2 3 4 5 6, और 6 का मतलब क्या हो गया, sp3d2। और कैसी शेप हो जाएगी sp3d2 की, प्लेनर तो होगी नहीं, तो कैसी होगी, नॉन प्लेनर, क्योंकि 3D हो जाएगी। इसके और भी एग्जाम्पल हैं, जैसे Be और BH4 का होल ट्वाइस, या AlBH4 का होल थ्राइस, ये भी इसके और एग्जाम्पल हैं, जरा ध्यान रखें इनको भी। ठीक है, तो बस मेन बात इसमें क्या पूछ सकता है कि पॉलीमर फॉर्म में ये एग्जिस्ट, ये ध्यान रखें, ये मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट कर सकता है पॉलीमर फॉर्म में, नहीं कि AlH3 नहीं होता, ये पॉलीमर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और इसकी हाइब्रिडेशन sp2 से चेंज होकर क्या हो जाएगी, sp3d3, या कह सकते हैं AlH3 के होल थ्राइस में जो पॉलीमर फॉर्म है इसमें पूछ सकता है कि Al की कोऑर्डिनेशन नंबर या कोवैलेंसी कितनी होगी, तो ध्यान रखना 6 होगी, और हाइब्रिडेशन कितनी होगी, sp3d2। चलिए नेक्स्ट टाइप देखिए, तो हमने पहला टाइप देख लिया जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट थे। ठीक, अब देख रहे हैं बाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू क्या करना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू, बनाना बॉन्ड के थ्रू डाइमर बना था, अब किसके थ्रू देखेंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू। कोऑर्डिनेट बॉन्ड जहां भी बनेगा तो वहां पे एक नया बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, यहाँ पे भी एक बनाना बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा, मगर उस बनाना बॉन्ड का नाम क्या है, उस पुराने बनाना बॉन्ड का तो नाम क्या था, 3C2 इलेक्ट्रॉन। अब ये क्या होगा, 3C4 इलेक्ट्रॉन।
तो अब इलेक्ट्रॉन क्या हो गए 4 और एटम कितने होंगे 3। तो 4 इलेक्ट्रॉन मिलके 3 एटमों को पकड़ेंगे तो ये क्या लगेगा 3C 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, और इसमें नो डीलोकलेट, ठीक है, ये आपस में डीलोकलाइट नहीं करेगा, मतलब रेजोनेंस नहीं करेगा। उसमें तो क्या कर रहा था वो रेजोनेंस कर रहा था, ये 2 इलेक्ट्रॉन कभी इधर कभी उधर कभी इधर कभी उधर, इसमें इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज नहीं करेंगे। ठीक, चलिए देखते हैं एग्जाम्पल देखें। जैसे Al2Cl6, Al2Cl6 क्या है, ये डाइमर है किसका, तो डाइमर ऑफ AlCl3 का। AlCl3 का क्या हो गया डाइमर इन लिक्विड और या सॉलिड फॉर्म में। ठीक है, इसका जो मोनोमर है वो क्या हो गया AlCl3 गैस फॉर्म का ये मोनोमर है, और जब भी ये क्या होगा जैसे ही डाइमर बनाएगा तो किस में आ जाएगा लिक्विड या सॉलिड स्टेट में आ जाएगा। क्लियर, मतलब स्टेबल हो जाएगा थोड़ा पहले से। तो AlCl3 ये इसका मोनोमर हो गया जो गैस फॉर्म में होता है, और ये क्या होगा डाइमर बना के किस में आ जाएगा लिक्विड या सॉलिड फॉर्म में, और क्या होगा Al2Cl6। कैसे, ये है AlCl3 और एक ये है AlCl3। इसमें क्या है, अब अगर हम बात करें तो इसके पास लोन पेयर था, इसके पास लोन पेयर और इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, तो ये अपना एक नया कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देगा। ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है ये बैक बॉन्डिंग नहीं है क्योंकि ये पहला ही बॉन्ड हो रहा है, तो ये सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। अच्छा, तो फिर ये बैक बॉन्डिंग क्यों नहीं कर रहा, इसके पास जब लोन पेयर और इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है तो इसे क्यों दे रहा है, ये खुद ही बैक बॉन्डिंग कर ले, बात खत्म करे, डाइमर क्यों बनाए। तो बैक बॉन्डिंग इसलिए नहीं होगी क्योंकि जिस पे लोन पेयर है इसकी ये कौन से पीरियड का है, थर्ड पीरियड का है, मतलब इसकी जो बैलेंसी सेल है वो थर्ड है, यानी कि जो लोन पेयर पड़े हैं वो किस में पड़े हैं थर्ड सेल में, और इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल भी किस पे है थर्ड सेल में। तो 3p और 3d के बीच में बैक बॉन्डिंग नहीं होगी। बैक बॉन्डिंग कब होती थी, जब एक एटम सेकंड पीरियड का हो, जिस पे लोन पेयर हो सेकंड पीरियड का हो, और जिसके पे वैकेंट ऑर्बिटल हो वो सेकंड या थर्ड पीरियड का हो। इसमें दोनों ही थर्ड पीरियड के हो गए तो इसलिए बैक बॉन्डिंग नहीं होगी। बैक बॉन्डिंग नहीं होगी तो फिर क्या बनाएगा डाइमर, और डाइमर कैसे होगा, अब के इसके पास क्या है, अब के इन इलेक्ट्रॉनों को इधर आने की जरूरत नहीं है, डीलोकलाइज करने की जरूरत नहीं, इसके पास ऑलरेडी लोन पेयर पड़ा है, वो लोन पेयर इसको इलेक्ट्रॉन को ये डोनेट कर देगा इसकी वैकेंट ऑर्बिटल को। ठीक है, तो इसकी जो ऑर्बिटल थी खाली पड़ी थी वो अब क्या हो जाएगी इन्वॉल्व हो जाएगी किसमें हाइब्रिडाइजेशन में। तो इसलिए हाइब्रिडेशन इसकी अगर हम बात करें तो इसकी हाइब्रिडेशन कितनी थी, इसकी हाइब्रिडेशन थी sp2, मगर इसकी कितनी हो जाएगी sp3 हो जाएगी। ठीक है, तो ये अपना एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड इधर, तो अब ये जो कितना होगा, अब अगर ये जो बनाना बॉन्ड बनेगा तो ये कितने इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बनेगा, अगर हम बात करें तो 2 इलेक्ट्रॉन ये और 2 इलेक्ट्रॉन ये जो उसने डोनेट करें, तो 2 और 2 कितना हो गए 4 इलेक्ट्रॉन, और कितने एटम हो गए 3। तो ये जो बॉन्ड बनेगा ये कैसा होगा 3 सेंटर्ड 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। क्लियर, सेम ऐसे नीचे भी बनेगा। तो कितने बनाना बॉन्ड बन जाएंगे या कितने 3C 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बन जाएंगे, इसमें 2, एक ऊपर और एक नीचे। क्लियर होगी बात, सेम कहानी। अगर मैं बात करूं यहाँ की बॉन्ड लेंथ की, तो अगर बॉन्ड लेंथ देखें किसके y और x के बीच में, तो कौन से वाले बॉन्ड बड़े होंगे, ये वाली, इसकी बॉन्ड लेंथ क्या हो जाती है बड़ी हो जाती है क्योंकि खींच के से ओवरलैप करना पड़ता है। तो ध्यान रखना इसमें क्या होगा, ये साइकिल बन जाती है, और जब भी साइकिल बनेगी तो बॉन्ड की लेंथ बढ़ जाती है, बॉन्ड की स्ट्रेंथ भी बढ़ जाती है, मगर एंगल घट जाता है। तो अगर इसमें बात करूं तो x बड़ी होगी किससे y से, और अगर एंगल की बात करूं इधर का बीटा एंगल है और इधर का क्या होगा ये एंगल अल्फा होगा। तो एंगल साइकिल बनने से एंगल कम हो जाता है, तो एंगल कम हो गया होगा, एंगल बाहर वाला बड़ा होगा। मगर लेंथ बात करेंगे तो लेंथ भी इसकी ज़्यादा होगी और स्ट्रेंथ भी इसी की ज़्यादा होगी। चलिए, तो हाइब्रिडेशन इस केस में कितनी हो गई होगी sp3, क्योंकि 1 2 3 4 बॉन्ड बन गए। ठीक, और कैसा हो गया जब sp3 हो गई तो 3D में आ गया, टेट्राहेड्रल फॉर्म हो गई तो नॉन प्लेनर हो गया। और इस केस में ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि इसने परमानेंट इलेक्ट्रॉन, नए इलेक्ट्रॉन, यही इलेक्ट्रॉन इधर डीलोकलाइज होकर नहीं जा रहा है, अब ये हमेशा के लिए दे दिए। इसने, इसके पास ट्रैक्टर था, ट्रॉली नहीं था, इसने कहा कि तू हमेशा के बार बार मत ले जा, ये ट्रॉली हमारे पास एक्स्ट्रा है, तू ले जा, हमारे पास एक्स्ट्रा है, देखिए ये रखे इसके पास। तो इन्हें क्या कह दिया कि तू ले जा इसको कंप्लीट। तो इसने क्या कर दिया, इसको कंप्लीटली दे दिया, यानी कि कंप्लीटली देने का मतलब साजे में है, यहाँ रखे हैं। ठीक है, जब भी कोई दो इलेक्ट्रॉन जब बॉन्डिंग में जाते हैं तो पर्टिकुलर एक एटम के थोड़ी होते हैं। अभी पर्टिकुलर बॉन्ड बनने से पहले Cl के थे, अब जैसे बॉन्ड बन गया तो इसके भी हैं, इसके भी, दोनों के काउंट होंगे। आगे बात समझ में नहीं, मगर हाँ ये परमानेंट यहीं रखे रहेंगे, ये डीलोकलाइज नहीं करेंगे। तो इसलिए इसका क्या हो जाएगा ऑक्टेट हमेशा के लिए कंप्लीट, मतलब एडिशनल जो इलेक्ट्रॉन चाहिए थे बॉन्ड बनाने, एक बॉन्ड बनाने के लिए जो इलेक्ट्रॉन चाहिए थे वो पूरे के पूरे इसने दे दिए, और दे भी कैसे दिए, हमेशा के लिए, कि हमेशा तो इसे यूज कर, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ ऑक्टेट क्या हो जाएगा कंप्लीट। तो अब ये लुईस एसिड नहीं रहेगा। आगे बात समझ में नहीं, क्योंकि अब इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है। तो सेम एग्जाम्पल, जैसे एल्युमिनियम की जगह क्या हम ले लें, गैल्मियम ले लें, तो Ga2Cl6 या फिर Al2Br6। ठीक है, Br भी ले सकते हैं, Cl की जगह क्या कर सकते हैं Br। I ले सकता हूं, नहीं, I का साइज बहुत बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे Al पे 3, देखिए एक Al एटम पे 4 Cl लग रहे दिखाई दे रहे हैं, तो 4 Cl तो अरेंज हो जाएंगे।
4 Br भी अरेंज हो जाएंगे, मगर 4 I अरेंज नहीं हो पाएंगे, साइज थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो स्ट्रेक हिंड्रेंस आने लगेगी। तो इसलिए Al2 Br6 हो सकता है, Al2 I6 नहीं होगा, ठीक है, I का साइज बड़ा होने की वजह से। चलिए सेम जैसे Be2Cl4, मतलब ये डाइमर फॉर्म है किसकी, BeCl2 की। BeCl2 में क्या है जी, अब इसमें क्या है दिक्कत, इसके पास लोन पेयर है Cl के पास, और इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, मगर लोन पेयर जिसके पास है वो थर्ड पीरियड का है, और जिसके पास लोन पेयर होते हैं वो क्या होना चाहिए, सेकंड पीरियड का होना चाहिए। जिसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है वो सेकंड का भी चल सकता है और थर्ड का भी, तो इसमें लोन पेयर थर्ड पीरियड वाले पे होना चाहिए था, दो सेकंड पीरियड का, तो इसलिए बैक बॉन्डिंग नहीं होगी। बैक बॉन्डिंग नहीं होगी तो क्या करेगा, डायमर बना लेगा। तो डायमर क्या होगा, तो ये क्या होगा, BeCl2 वेपर फेस में क्या है, डायमर बना लेती है। तो ये कैसे होगा डायमर, देखिए एक BeCl2 हो रहा है, एक BeCl2 हो रहा है, तो ये अपना लोन पेयर इसको क्या कर देगा, डोनेट। ये Cl अपना लोन पेयर इसको क्या कर देगा, परमानेंट के लिए क्या कर देगा, डोनेट कर देगा। तो ये जो बॉन्ड बनेगा, कैसा बॉन्ड बनेगा, ये पूरा एक बॉन्ड, ये कहलाएगा 2 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन, ये कितने एटम को पकड़ेंगे, 3 एटमों को। तो ये जो बॉन्ड बनेगा ये कैसा बनेगा, 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन नहीं 4 इलेक्ट्रॉन। तो जहां लोन पेयर नहीं होता वहां तो बनता है 2 इलेक्ट्रॉन, और जहां लोन पेयर होता है तो वहां क्या बन जाता है, 4 इलेक्ट्रॉन। तो 3C 2 इलेक्ट्रॉन या 3C 4 इलेक्ट्रॉन। तो 4 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन पे दिक्कत मत मानना। अगर इस पे टर्म सेंट्रल एटम पे जुड़ने वाले एटम ऐसे हैं जिन पे लोन पेयर है तो क्या बनेगा, 4C इलेक्ट्रॉन, 3C 4 इलेक्ट्रॉन। और अगर इस पे लोन पेयर नहीं है तो क्या बन जाता है, 3C 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। क्लियर होगी बात। इसकी हाइब्रिडेशन कितनी थी, सिग्मा सिग्मा कितनी थी पहले, sp2 थी, क्योंकि केवल 2 ही बॉन्ड थे, मगर अब कितने बॉन्ड बन चुके, 3, और 3 बॉन्ड बन गए तो हाइब्रिडेशन कितनी हो गई, sp2। तो हाइब्रिडेशन अब क्या हो जाएगी, sp2 किसकी, Be की। तो इस केस में तो इस केस में थी sp, और इस केस में क्या हो जाएगी, sp2, क्योंकि एक बॉन्ड बढ़ गया, ठीक। और sp2 है तो sp2 का शेप प्लेनर होती है, 3D नहीं होती। तो क्योंकि sp2 की शेप होती है ट्रायंगुलर प्लेनर, तो ये प्लेनर रहेगा। मगर ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ, इसने परमानेंट अपना बॉन्ड इलेक्ट्रॉन दिया, इसने परमानेंट अपना लोन पर दिया, मगर अभी भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि अभी भी कितने बॉन्ड हुए, 1 2 3 तो बॉन्ड हुए, अभी भी इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 6, क्योंकि वहां इलेक्ट्रॉन 4 थे। तो 2 बढ़ने के बाद भी 6 होंगे, 8 नहीं होंगे, तो ऑक्टेट क्या रहेगा, इनकम्प्लीट। मतलब अभी भी ये क्या होगा, लुईस एसिड होगा। क्लियर होगी बात। उसमें ऑक्टेट कंप्लीट हो गया था, क्योंकि ऑलरेडी इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, 6, और एक लोन पर आने के बाद कितने हो गए, 8। तो इसमें ऑक्टेट कंप्लीट हो गया था, इसमें ऑक्टेट अभी भी कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि इसके पास ऑलरेडी पहले से 4 इलेक्ट्रॉन थे, तो 2 इलेक्ट्रॉन और बढ़ाने से 6 ही हो पाएंगे। चलिए, तो देखिए जब उसमें डायमर में ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा था तो फिर क्या करेगा, ये पॉलीमर बनाएगा। अच्छा, हमें कैसे पता चलेगा कि पॉलीमर होगा कि नहीं होगा, तो जिसके पास क्या है, पॉलीमर होने के लिए अगर मान लो डायमर में ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा, डायमर में ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा, तो वो पॉलीमर की तरफ जा सकता है। मगर जब पॉलीमर बनेगा तो डायमर बना तो एक वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए थी, और पॉलीमर बनेगा तो कम से कम 2 वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए। तो बोरॉन पे तो एक ही वैकेंट ऑर्बिटल होती है, मगर Be वेरेलियम पे कितनी वैकेंट ऑर्बिटल होती हैं, 2, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 है, इसके टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन आता है 2 2, तो बैलेंसी सेल सेकंड है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, और सेकंड सेल में कितनी ऑर्बिटल होती हैं, 4, एक s की और 3 p की, तो 2 तो भर जाएंगी, 2 खाली रहेंगी, तो इसके पास 2 वैकेंट ऑर्बिटल होती हैं। तो BeCl2 में कितनी वैकेंट ऑर्बिटल होती हैं, 2, और 2 होती है, तो इसका मतलब डायमर भी बना सकता है और पॉलीमर भी बना सकता है। तो BeCl2 का होल n यानी कि क्या हो गया, पॉलीमर ऑफ BeCl2 इन सॉलिड स्टेट। अगर ये वेपर फेस में था तो पॉलीमर बना रहा था, और सॉलिड स्टेट में है तो मतलब अगर ये डायमर बनाएगा तो वेपर फेस में रह जाएगा, और अगर पॉलीमर बना दिया तो किस में आ जाएगा, सॉलिड स्टेट में। तो कैसे बनेगा पॉलीमर, ये अपना देखिए, ये अपने लोन पे डोनेट करते चले जाएंगे, ये अपने लोन पेयर इसको डोनेट करते चले जाएंगे, Cl ये लोन पेयर अपने इसको डोनेट, ऐसे इधर वाले ये इसको इधर डोनेट करते चले जाएंगे, ये इसको डोनेट करते जाएंगे, तो पूरी बन गया ये पूरा एकदम पॉलीमर जाल सा बन गया। अब इस समय किसी भी बॉन्ड की बात कर लो तो सिग्मा 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 कितने सिग्मा हो गए, 4, तो हाइब्रिडेशन कितनी हो गई, sp3 हो गई, और ऑक्टेट भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। कितने बॉन्ड बन चुके, 4। ये बॉन्ड रेजोनेंस नहीं करेंगे कि इधर या उधर, वो तो परमानेंट इधर दे दिए बस, क्योंकि वो इधर रहेंगे परमानेंट और ये परमानेंट इधर। तो हाइब्रिडेशन sp3, और sp3 हो गई तो कैसा हो जाएगा, नॉन प्लेनर हो जाएगा, और ऑक्टेट इस केस में क्या हो चुका है, कंप्लीट। ऑल बॉन्ड्स लेंथ क्या होंगी, सारे बॉन्ड एक जैसे होंगे। कैसे बॉन्ड होंगे, सबके सब 3C4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होंगे। और कैसे होंगे, ऑल बॉन्ड लेंथ आइडेंटिकल होंगी, ठीक है, सारी बॉन्ड लेंथ क्या होंगी, आइडेंटिकल। बात करिए I2Cl6, बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये, ठीक है, ध्यान रखना इसको। डाइमर होता है किसका, ICl3 का,
रूम टेम्परेचर पे ही क्या कर जाता है, डायमर फॉर्म में एग्जिस्ट कर जाता है। इस समय अगर हम बात करें इसकी हाइब्रिडेशन की, तो इसकी हाइब्रिडेशन देखिए, इस पे अगर हम बात करें कि बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 7। 7 है तो 3 तो सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे और 4 इलेक्ट्रॉन बचे, 4 का मतलब 2 लोन पेयर, तो इनका सम आ रहा है 5। 5 का मतलब हाइब्रिडेशन आती है sp3d। तो इसमें इनिशियली हाइब्रिडेशन कितनी थी, sp3d थी, और 2 क्या थे, लोन पेयर, 3 सिग्मा 2 लोन पेयर, तो हाइब्रिडेशन थी sp3d। मगर ये क्या है, ये डायमर बनाता है। अब डायमर क्यों बनाता है, इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट है। देखिए अगर बात करें, इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट है, यही इसलिए स्पेशल है ये। इसके आई पे क्या आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7, और 3 की बॉन्डिंग कर ली, 3 की शेयरिंग करने का मतलब 3 के कितने हो गए, देखिए 7 इलेक्ट्रॉन है, 7 में से 3 का टुकड़ा और 4 का टुकड़ा, 3 वालों की शेयरिंग हो गई तो कितना हो गया, 6 और 4, ये तो ऑलरेडी कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास, 10। ये ऑलरेडी क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं, ये तो सुपर ऑक्टेट है, ये सुपर वैलेंट मॉलिक्यूल है। इसके सेंट्रल एटम पे बैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 नहीं 10 हैं, तो ये तो इसके पास ऑलरेडी ऑक्टेट से ज़्यादा है। फिर भी डायमर क्यों बना लिया, तो फिर भी क्या कर लिया इसने, डायमर बना लिया है, वैकेंट ऑर्बिटल पड़ी हुई हैं। तो देखिए, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है, वैकेंट ऑर्बिटल है, और क्या कर सकता है अभी, क्योंकि इसकी बैलेंसी सेल क्या है, ये फिफ्थ सेल का है, फिफ्थ पीरियड का है, तो इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल पड़ी होंगी, तो ये डायमर भी बना लेगा। तो इस टाइप से क्या है, ये डायमर बना के अपने आप को स्टेबल कर लेता है। स्टेबल क्यों, क्यों डायमर बनाने की जरूरत पड़ी, क्योंकि sp3d की शेप होती है ट्रीगोनल बाइपिरामिडल, और ट्रीगोनल बाइपिरामिडल एक सिमेट्रिकल शेप नहीं होती, इसलिए अपने आप को इसने डायमर बना के देखा, तो डायमर बनने में जो शेप आ रही है वो ज़्यादा स्टेबल आ रही है, वो ज़्यादा सिमेट्रिकल आ रही है इससे, और सिमेट्री अगर बढ़ जाएगी, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल हो तो मोर स्टेबल होता है, तो तुरंत ये क्या बना देगा, डायमर बना देगा अपनी स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए। तो इसलिए मैंने आपको बताया, कोई भी एटम मॉलिक्यूल्स या बॉन्ड इसलिए नहीं बनाता अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, सबसे पहला रीजन होता है अपनी स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए, क्योंकि बहुत सारे मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जिनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता फिर भी वो एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, अगर जैसे BH3, तो BH3 में ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, जब ऑक्टेट कंप्लीट नहीं तो BH3 बनने की नौबत ही क्यों उठी, मगर फिर भी BH3 एग्जिस्ट करता है। वो अलग बात है कि वो डायमर बना के फिर क्या बना लेता है, B2H6। तो रीजन क्या है कि कोई भी एटम बॉन्ड इसलिए नहीं बनाता कि अपना ऑक्टेट कंप्लीट करे, वो इसलिए बनाता है अपनी स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए, स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए। और स्टेबिलिटी कब बढ़ जाती है, जब भी दो एटम पास आते हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन है क्या, दो एटम के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स, और जब भी अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगी तो सिस्टम क्या हो जाता है, स्टेबल, मतलब एनर्जी क्या हो जाती है, मिनिमाइज। तो ये अपने आप में क्या था, स्टेबल था, मगर डायमर बनने से और भी ज़्यादा स्टेबल हो गया, तो इस टाइप की फॉर्म बन जाती है। देखिए आई पे 3 Cl ईयर है, इस वाले आई पे 3 Cl ईयर है, और 2 ये लोन पेयर, और ये लोन पेयर, ये Cl अपना लोन पेयर इसको डोनेट कर देगा, ये अपना इसको डोनेट कर देगा कंप्लीटली, और इस टाइप से ये क्या है, एक स्क्वायर फॉर्म बन जाती है। और हाइब्रिडेशन अब बढ़ के कितनी हो जाएगी, देखिए 3 सिग्मा बॉन्ड और 2 लोन पेयर थे, तो हाइब्रिडेशन कितनी थी, sp3d, अब एक सिग्मा और बढ़ गया, 1 2 3 4, 4 सिग्मा और 2 लोन पेयर, तो क्या हो गया, हाइब्रिडेशन हो गई बढ़ के sp3d2। और अब ये प्लेनर हो गया, क्योंकि ये पाइप लोन पेयर तो बॉन्ड बनाते नहीं, तो बस ये क्या रह गया, सीधा प्लेनर रह गया, स्क्वायर प्लेनर शेप हो गई, और ये सुपर ऑक्टेट मॉलिक्यूल्स है। और इसमें ध्यान रखिए, जो बॉन्ड है यहाँ का, ये तो नॉर्म बाहर के बॉन्ड है वाई, और ये इनसाइड का, तो ध्यान रखना तुम्हें जो साइकिल बन जाती है, ये जो साइकिल बनेगी, ये जो साइकिल है उसकी लेंथ हमेशा क्या होती है, बड़ी, तो एक्स वाली लेंथ बड़ी होगी और वाई वाली क्या होगी, छोटी होगी, और ये ही स्टेबल बॉन्ड भी होंगे। और ये कौन सा बॉन्ड हो गया, ये हो गया 3 एटम मिलके कितने इलेक्ट्रॉन है, 4, 2 यहाँ पे और 2 ये, तो ये कौन सा बॉन्ड बन गया इसमें, ये बॉन्ड बन गया इसमें 3C4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, और ये रिंग बन गई है। ये बॉन्ड नहीं है, ये तो मैंने जस्ट स्ट्रक्चर को फ्रेम बना के दिखाया आपको। तो इसमें ध्यान रखना, जो भी साइकिल वाली बॉन्ड होती है वो बड़ी होगी और उसकी स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होती है। एंगल की बात करेगा, हाँ, तो ये बाहर वाला एंगल क्या होगा, बड़ा होगा, और अंदर वाला एंगल क्या होगा, छोटा। अगर इसको मैं क्या कहूँ, बीटा, और इसको क्या कहूँ, अल्फा, तो इसमें बीटा क्या होगा, बड़ा होगा किससे, अल्फा से। सेम इसी तरह और भी कुछ एग्जाम्पल हैं, ध्यान रखना, इनको इंपॉर्टेंट है ये। तो Fe2Cl4 और Fe2Cl6 ये भी डायमर फॉर्म में एग्जिस्ट कर जाते हैं। तो इनका ऑक्टेट तो कंप्लीट है, इन इलेक्ट्रॉनों की जरूरत नहीं है, इलेक्ट्रॉनों की कमी इनके पास नहीं है, फिर भी डायमर बनाते हैं। रीजन है स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए, मतलब सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर। sp3d से ज़्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर किसकी होती है, sp3d2 की। क्लियर हो गई बात, तो ये स्क्वायर प्लेनर हो गया या ऑक्टाइडल शेप हो गई। लोन पेयर हो गए तो इसलिए ऑक्टाइडल तो नहीं रही, क्या रही, स्क्वायर, मगर ये क्या है, सिमेट्रिकल है उसके कंपैरिजन, तो ये ज़्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर है। हर एक मॉलिक्यूल चाहता है अपनी स्टेबिलिटी को मेंटेन करना, और स्टेबिलिटी कहाँ से आएगी, सबसे पहले तो बॉन्ड बनाना, बॉन्ड बनाने के बाद फिर क्या चाहता है, बॉन्ड बनाने के बाद चाहता है अपनी स्टेबल शेप बनाना,
और उसके साथ में ऑक्टेट भी कंप्लीट हो जाए तो और भी अच्छी बात है। जैसे आप पढ़ते हो, आप पढ़ाई करते हो किस लिए? एक अच्छी सी जॉब पाने के लिए। इसलिए थोड़ी ना कि इसलिए पढ़ रहे हो कि अच्छे से पढ़ेंगे तो अच्छी बीवी मिल जाएगी, सुंदर बीवी मिल जाएगी। मेन रीजन सुंदर बीवी थोड़ी है, मेन रीजन तो क्या है कि अच्छी नौकरी मिल जाए। अच्छी नौकरी मिल जाए, अच्छी कंपनी में बढ़िया से नौकरी मिल जाए तो अच्छा सा बंगला, और अगर हाँ वो अलग बात है कि कंपनी वाले क्या कर दें, रहने के लिए एक बढ़िया सा मकान भी दे दें और ऑफिस आने जाने के लिए एक बढ़िया सी कार भी दे दें तो और बढ़िया बात है। ठीक, ऑक्टेट कंप्लीट होना ऐसा है कि कंपनी वाले वहीं किसी लड़की से भी शादी करवा दें, तो ये सब एडिशनल बातें हैं। मगर मेन पढ़ाई क्या है? एक अच्छी सी बढ़िया सी जॉब पाना। ठीक है, चलिए। तो ऐसी एटम्स मॉलिक्यूल्स, यानी कि एटम्स मॉलिक्यूल बनाते हैं कंबाइन होकर अपनी स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए, यानी कि एनर्जी को मिनिमाइज करने के लिए, ना कि ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। क्योंकि बहुत सारे ऐसे एटम मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता। बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल हैं जिनमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 से ज़्यादा हो जाते हैं। जिनमें 8 से कम इलेक्ट्रॉन रह गए उन्हें बोलते हैं हाइपो, ठीक है, हाइपोवैलेंट मॉलिक्यूल्स। और जिनमें 8 से ज़्यादा हो जाए उन्हें बोलते हैं हाइपर। तो बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल हैं जिनमें ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता फिर भी वो एग्जिस्ट करते हैं। बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल हैं जिनमें ऑक्टेट से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, फिर भी एग्जिस्ट करते हैं। चलिए देखिए अब ये क्वेश्चन कुछ बात ये कह रहा है 20, जैसे BS3 ने क्या कर दिया था? डायमर फॉर्म कर ली थी। मगर ये कह रहा है कि BS3 ने डायमर बनाया था, और ये कह रहा है BF3 ने डायमर इसलिए नहीं बनाया था क्योंकि उसने क्या कर ली थी? बैक बॉन्डिंग। ये कह रहा है BCl3, BBr3, Bi3 डू नॉट फॉर्म डायमर ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ बोरोन। बोरोन का साइज स्मॉल होता है तो उस पर अगर जब डायमर बनाएगा तो एक बोरोन पे कितने Cl आ जाएंगे? फिर 4। अभी कितने हैं? 3 Cl हैं। तो 3 Cl को तो ये अकोमोडेट कर सकता है, मगर जब इसका डायमर बनेगा तो एक बोरोन के हिस्से में 4 Cl आएंगे और 4 Cl एटम को ये अकोमोडेट नहीं कर सकता, कंबाइन नहीं कर सकता, स्टेरिक हिंड्रेंस जनरेट हो जाएगी। तो BCl3, BBr3, Bi3 does not form dimer due to the small size of boron and large size of halogen। स्टेरिक रिपल्शन इंक्रीज हो जाएगी जिससे स्टेबिलिटी कट जाएगी। बात करें BF3 की, F का तो साइज क्या है? बहुत छोटा है। F का साइज उतना बड़ा नहीं जितना Cl या Bri का है, तो ये डायमर बना लेना चाहिए। मगर इसमें डायमर इसलिए नहीं बनता क्योंकि ये क्या कर लेता है? बैक बॉन्डिंग। BF3 डज नॉट फॉर्म डायमर ड्यू टू द बैक बॉन्डिंग, क्योंकि ये क्या कर लेता है? बैक बॉन्डिंग, इसलिए ये डायमर नहीं बनाता। अच्छा, ये बैक बॉन्डिंग कर लेता है इसलिए डायमंड नहीं बनाता, तो यही वाला रीजन इसमें क्यों नहीं दिया? इसमें ऐसा क्यों नहीं कहा कि ये बैक बॉन्डिंग कर लेता है इसलिए डायमंड नहीं बनाता? क्योंकि रियल में ये बैक बॉन्डिंग करता नहीं। क्योंकि इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है और इसके पास क्या है? लोन पेयर। तो यहाँ बैक बॉन्डिंग हो जाएगी? नहीं होगी, क्योंकि इसमें जो लोन पेयर है वो कौन से पीरियड का है? थर्ड पीरियड का, जिस पे लोन पेयर होने, बैक बॉन्डिंग में क्या है? एक एटम पे लोन पेयर होने चाहिए और एक पे वैकेंट ऑर्बिटल होने चाहिए, मगर जिस पे लोन पेयर होने चाहिए वो किसका होना चाहिए? सेकंड पीरियड का। तो यहाँ F क्या है? सेकंड पीरियड का है, इसलिए बैक बॉन्डिंग हो जाएगी। मगर इसमें जो Cl है वो थर्ड पीरियड का है, ये Br फोर्थ पीरियड का है, I 5 पीरियड का है, तो इसमें बैक बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है। क्योंकि बैक बॉन्डिंग तभी होती है जिस पे लोन पेयर हो वो सेकंड पीरियड का हो और जिसके पास वैकेंट ऑर्बिटल हो वो सेकंड या थर्ड पीरियड का हो। तो इसमें जिसके पास लोन पेयर है वो थर्ड, फिफ्थ, फोर्थ या फिफ्थ पीरियड के हैं, इसलिए बैक बॉन्डिंग का रीजन यहां नहीं दिया जाएगा। तो कौन सा रीजन दिया जाएगा? स्टेरिक हिंड्रेंस का। हाँ, यहां पे ये डायमंड नहीं बना रहा क्योंकि ये बैक बॉन्डिंग कर लेता है रियल में, क्योंकि इसके पास लोन पेयर है। किसमें? ये सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, इसके पास लोन पेयर है, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, ये भी सेकंड पीरियड का, तो इनके बीच में बैक बॉन्डिंग हो जाती है, इसलिए डायमंड नहीं होता। हाँ, अगर बैक बॉन्डिंग ना होती तो ये 100% डायमर बना लेता। अब तीसरा एग्जाम्पल, इन ऑड इलेक्ट्रॉन स्पेसीज। कुछ ऑड इलेक्ट्रॉन स्पेसीज हैं। ऑड इलेक्ट्रॉन मतलब जिनके पास ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए, 7 इलेक्ट्रॉन आ गए साहब, ठीक है। तो 7 का मतलब ना तो 8 हुआ ना 6 रहा, तो ये ऑड हो गया, तो अपने आप में क्या कर लेते हैं? डायमर बना लेते हैं। ये मैंने आपको बताया भी था जब आपको बताई थी कि ऑड इलेक्ट्रॉन स्पेसीज की हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं उसके बारे में। तो ऑड इलेक्ट्रॉन स्पेसीज देखिए, जैसे NO2 है, NO2 के पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर हम देखेंगे तो वो ऑड नंबर क्या आएंगे? मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसमें ऐसा होगा जो अनपेड होगा ही होगा, और जो जहां भी अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो हाईली रिएक्टिव होते हैं। वो तो ये क्या होंगे? हाईली रिएक्टिव, क्योंकि तुरंत ये क्या करना चाहते हैं? अपना जोड़ा बनाना चाहते हैं, अपनी शादी करना चाहते हैं, कहीं से पेयर बन जाए, जोड़ा बन जाए, तो क्या करेंगे? तुरंत क्या करना चाहते हैं? बॉन्डिंग।
तो इसलिए क्या है, अगर जब भी दो ऑड इलेक्ट्रॉन स्पेसिस, अगर कोई भी ऐसा स्पेसिस हो जिसपे ऑड इलेक्ट्रॉन हो, जिसपे ऑड इलेक्ट्रॉन का मतलब कि अगर जैसे किसी पे 15 इलेक्ट्रॉन है, 15 इलेक्ट्रॉन है, तो पेयर जब बनाने बैठोगे तो एक इलेक्ट्रॉन तो अनपेड आएगा ही, एक इलेक्ट्रॉन तो अनमेरिड आएगा ही, तो वो भी चाहेगा कि मेरी भी शादी हो जाए जब सबकी हो जाए। तो इसलिए क्या है, पूरे जोड़ लगाएगा, इधर उधर महात्माओं पर भी जाएगा, उपाय भी करेगा, लोगों से कहेगा भी मेरी शादी करवा दो। ठीक है, तो इसीलिए क्या है, ये मोर रिएक्टिव है। तो आप समझिए, ऐसा कोई आदमी जिसके सारे दोस्तों की शादी हो जाए और उसकी अकेले की बेचारे की ना हो, तो वो सबसे रिक्वेस्ट करता है कि नहीं करता कि भाभी मेरी शादी करवा दो। तो वैसा ही यहाँ है। तो ये भी क्या चाहता है कि बहुत ज्यादा हाईली रिएक्टिव होगा, तो तुरंत क्या कर जाएंगे, आपस में ये बॉन्डिंग करके क्या बना लेते हैं, डायमर फॉर्म बना लेते हैं। तो दो मॉलिक्यूल्स आपस में ऑड इलेक्ट्रॉन स्पेसिस क्या होंगे, आपस में कंबाइन कर जाते हैं। तो हीट करने की भी जरूरत नहीं, रूम टेम्परेचर पे, मतलब अब पसंद ना पसंद नहीं, बस करा दो कहीं भी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, आपस में क्या हो जाएंगी, बॉन्डिंग हो जाएगी, और ये डायमर फॉर्म हो जाएगी। डायमर फॉर्म होके तो ये आपस में मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि क्या हो गया, अब जो ऑड इलेक्ट्रॉन स्पेसिस था वो क्या हो गया, पेयर्ड हो गया है। तो तुरंत क्या कर लेते हैं, तो ये बहुत बार क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है कि जो NO2 है वो डायमर फॉर्म में एग्जिस्ट क्यों करता है, क्योंकि ऑड इलेक्ट्रॉन स्पेसिस है, और जिसके पास भी ऑड इलेक्ट्रॉन होता है वो हाईली रिएक्टिव होते हैं, इसलिए तुरंत अपनी स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए या स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए क्या हो जाएंगे, डायमर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। चलिए, अब इसमें अगर हम बात करें क्वेश्चन, इसमें और बहुत सारे क्वेश्चन पूछ सकता है, ये अभी अगले लेक्चर में हम लेंगे कुछ स्पेशल स्ट्रक्चरों की। अगर हम बात करें तो इसमें कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो सकते हैं, तो डबल बॉन्ड देखिए, यहाँ दोनों डबल बॉन्ड ऊपर, कोऑर्डिनेट बॉन्ड नीचे, ये डबल बॉन्ड नीचे और कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऊपर, ठीक है। तो दोनों डबल बॉन्ड ऊपर, दोनों कोऑर्डिनेट बॉन्ड नीचे, एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या हो जाए, दोनों कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऊपर हो जाए, दोनों डबल बॉन्ड नीचे। तो दूसरी स्ट्रक्चर ये एक ही है कि ये वाला डबल बॉन्ड ऊपर और ये वाला डबल बॉन्ड नीचे, ये वाला डबल बॉन्ड ऊपर, ये वाला नीचे। तो ऐसे कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकते हैं, इसमें 4। बात करें यहाँ एंगल की, ये जो अगर इसकी हाइब्रिडेशन की बात करें तो इस नाइट्रोजन पे सिग्मा सिग्मा सिग्मा, 3 सिग्मा है और एक पाई। पाई बॉन्ड का तो हम कुछ करते नहीं हाइब्रिडेशन में, तो सिग्मा बॉन्ड काउंट करेंगे। लोन पेयर नाइट्रोजन पे होता है, मगर वो लोन पेयर किस में जा चुका है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में, तो अब लोन पेयर नहीं रहा इसमें। अगर पूछ ले इस कंपाउंड में ये क्या है, N2O4 है, N2O4 में नाइट्रोजन की कोवलेंसी, तो कितनी कोवलेंसी हो गई इसकी, 4। पूछ ले N2O4 में कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, बिल्कुल कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, 2। दूसरा क्वेश्चन पूछ ले कि नाइट्रोजन की हाइब्रिडेशन कितनी है, तो सिग्मा सिग्मा सिग्मा, कितनी हाइब्रिडेशन हो गई, sp2, दोनों नाइट्रोजन की हाइब्रिडेशन sp2 है। एंगल की बात पूछ ले तो देखिए यहाँ पे क्या है, ये पाई बॉन्ड है। अच्छा, ये पूछ ले इनमें कितने टाइप के बॉन्ड है, तो सब एक ही टाइप के बॉन्ड है, सबकी एनर्जी बिल्कुल एक जैसी होगी, क्योंकि आपस में क्या दिखाएंगे, रेजोनेंस। ये रेजोनेंस दिखाएंगे, तो रेजोनेंस से क्या है, सारे बॉन्ड एक जैसे हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं सब। और यहाँ पे ये डबल बॉन्ड की पोलैरिटी थोड़ी सी इधर होगी, थोड़ी सी इधर, आपस में डीलोकलाइज करेगा। और यहाँ पे जो रिपल्शन होगा वो मल्टीपल बॉन्ड का रिपल्शन होगा, और मल्टीपल बॉन्ड का रिपल्शन होगा, तो बॉन्ड एंगल थोड़ा सा बढ़ जाएगा। sp2 के अकॉर्डिंग कितना एंगल होना चाहिए, 120 120 120, मगर यहाँ पे जो ये डबल बॉन्ड है ये इधर और इधर दोनों जगह डीलोकलाइज करेगा, तो यहाँ जो रिपल्शन होगा वो मल्टीपल बॉन्ड का, जबकि यहाँ जो रिपल्शन होगा मल्टीपल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, तो ये रिपल्शन ज्यादा होगा, इसलिए बॉन्ड एंगल बढ़ भी जाएगा। दूसरी बात, ये क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो एस करैक्टर बढ़ गया होगा इधर। मैंने कल बैंड्स रूल पढ़ाया था, तो यहाँ पे ये सेंट्रल एटम, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, जहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव बढ़ जाती है वहां पे एस करैक्टर बढ़ जाता है। तो यहाँ एस करैक्टर क्या हो गया, देखिए, तो इसमें बॉन्ड एंगल क्या हो गया होगा, बढ़ गया होगा। तो वहां से भी ले सकते हैं, यहाँ से भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे पार्शियल मल्टीपल बॉन्ड रिपल्शन होगा, जिसकी वजह से ये एंगल 120 से थोड़ा सा बढ़ गया होगा। देखिए, ऑल NO बॉन्ड, जितने भी NO बॉन्ड है वो सब के सब आइडेंटिकल होंगे, देखने में आइडेंटिकल नहीं लग रहे, मगर रेजोनेंस जब करेंगे तो सब क्या होंगे, आइडेंटिकल। तो ऑल NO बॉन्ड आर आइडेंटिकल ड्यू टू द रेजोनेंस। क्लियर। तो इसमें बहुत सारी बातें वो पूछ सकता है आपसे। देखिए, OF, इसमें भी टोटल इलेक्ट्रॉन अगर हम काउंट करें तो O में इलेक्ट्रॉन होते हैं 8, F में होंगे 9। 8 और 9 मिलके कितने हो गए, अगर हम बात करें तो 17 मतलब ऑड इलेक्ट्रॉन स्पेसिस है, तो इसके पास एक ऑड इलेक्ट्रॉन होगा ही होगा। ठीक है, तो ऑड इलेक्ट्रॉन स्पेसिस हैं, तो ये क्या होंगे, हाईली रिएक्टिव, और हाईली रिएक्टिव होंगे तो तुरंत क्या कर लेंगे, डायमर फॉर्म कर लेंगे। जरूरी नहीं है कि जो ऑड इलेक्ट्रॉन है वो डायमर ही करे, ये मैंने आपको जब ऑड इलेक्ट्रॉन स्पेसिस की हाइब्रिडाइजेशन निकलवाई थी तो तब मैंने आपको बताया था, जो ऑड इलेक्ट्रॉन स्पेसिस है वो क्या कर सकता है, या तो वो क्या करता है, वो बनाता है ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, और या फिर वो क्या बनाता है, डायमर। कब डायमर बनाता है, कब ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाता है, ये भी मैंने बात बताई थी। अगर क्या है, जो ऑड इलेक्ट्रॉन है अगर वो अकेला है तो वो क्या करता था, वो बनाता था
उस केस में क्या बनाता था, डाइमर। और अगर साथ में लोन पेयर होते थे तो फिर वो क्या कर लेता था, ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। मगर इस केस में लोन पेयर भी है और ऑड इलेक्ट्रॉन है, फिर भी डाइमर बनाता है। ये थोड़ा सा स्पेशल केस है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था अगर किसी एटम पे ऑड इलेक्ट्रॉन हो और उसके साथ में कोई लोन पेयर ना हो तो डाइमर बनाएगा। मगर ऑड इलेक्ट्रॉन हो और साथ में लोन पेयर हो तो फिर वो क्या बना लेता था, ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना लेता था। आपको याद नहीं आ रहा तो पीछे उस लेक्चर में देख सकते हैं। मगर इसमें थोड़ा सा स्पेशल है, ऑड इलेक्ट्रॉन भी है और उसके साथ में लोन पेयर भी है, फिर भी क्या है, ये डाइमर बनाता है। रीजन क्या है, क्योंकि रीजन ये है कि एफ क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में क्या करते थे, इससे एक्स्ट्रा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन रखवाते थे यहाँ, क्योंकि ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का मतलब ऐसा बॉन्ड या तो एक इलेक्ट्रॉन से बने या तीन इलेक्ट्रॉन से बने। तो इस एफ का एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रखवाना किसी के बस की बात है। ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ये क्या कहेगा कि भैया कुछ भी करो मैं अपना इलेक्ट्रॉन नहीं दूंगा। तो इस केस में ऑड लोन पेयर होने के बावजूद भी, ओ पे लोन पेयर होने के बावजूद भी इस ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड को डाइमर ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि एफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इसलिए डाइमर फॉर्म नहीं, इसलिए ये ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड नहीं बना पाता। इसलिए क्या है, डाइमर बनाना पड़ जाएगा, क्योंकि एफ मना कर देता है मैं अपना इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं रखूंगा, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन दूंगा बॉन्डिंग में। चलिए, आप उस लेक्चर को खोल के देखेंगे तो ये सारी बात आपको याद आ जाएंगी। तो ये डाइमर फॉर्म करा लेगा O2F2। और ये क्या है, इस किस टाइप की स्ट्रक्चर होती है, इसकी हाफ ओपन बुक्स लाइक, अभी कल ही पढ़ाया था। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे O2H2, O2F2 या S2F2 या S2Cl2, ये सब चारों इसी टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं। देखिए, अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर देखूं तो O पे ये F लगे होते हैं, इस टाइप की ये स्ट्रक्चर होगी हाफ ओपन बुक की तरह, जैसे बुक को आधा खोल दिया हो। ठीक है, इस टाइप से मैंने फ्रेम बताया था, ऐसे ये बनता है। चलिए, इसमें सिंगल बॉन्ड के थ्रू रोटेशन की रेस्ट्रिक्शन देखें तो इसमें रोटेशन मुश्किल है कि इसमें, तो ये क्वेश्चन पूछ लेता है सिंगल बॉन्ड के थ्रू आसानी से रोटेशन किस में होगी, या किस में जो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन एनर्जी है बैंड, यानी कि रोटेशन ऑफ फ्री रोटेशन ऑफ बाइनरी, यानी कि एनर्जी ऑफ बैरियर किस में ज़्यादा है। तो वो मैंने कल बताया था लास्ट लेक्चर में बैंड रूल में, और एक बार रिवाइज करा देता हूं। देखिए, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो यहाँ पे एस करेक्टर क्या होगा, घट जाएगा। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कहाँ जाके लगते हैं, उस साइड पर लगते हैं जहाँ पे एस करेक्टर क्या हो जाएगा, कम, या कह लो जहाँ वो बैठ जाएंगे वहाँ एस करेक्टर कम हो जाएगा। यहाँ एस करेक्टर घट गया तो यहाँ एस करेक्टर बढ़ गया, और जितना ज़्यादा एस करेक्टर बढ़ जाता है उतनी बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, और जितनी बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाती है उतनी रोटेशन का चांसेस कम हो जाते हैं। तो फ्री रोटेशन एनर्जी बैरियर इस केस में ज़्यादा है, मतलब यहाँ पे रोटेशन में रेस्ट्रिक्शन हो जाएगी। इसके कंपेरिजन यहाँ आसानी से क्या हो जाएगी, रोटेशन, क्योंकि वहाँ एच था यहाँ एफ था। तो ये एफ क्या करेगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन, यहाँ एस करेक्टर घटा देगा, मतलब यहाँ एस करेक्टर बढ़ा देगा। जितना एस करेक्टर यहाँ बढ़ेगा उतना एस करेक्टर यहाँ नहीं बढ़ेगा, क्योंकि जितना एफ यहाँ एस करेक्टर बढ़ा देगा उतना एच नहीं बढ़ा सकता। तो यहाँ पे एस करेक्टर ज़्यादा था, जिसलिए बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो गई थी, बढ़ गई थी। बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ गई थी तो ऐसे कह सकते हैं पार्सली डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाएगा, तो ये रोटेशन मुश्किल है। ठीक है, तो ये सारे स्ट्रक्चर मैंने कल इसके बारे में बताए थे। ये एंगल की बात करें तो एंगल होते हैं यानी कि 49, ये क्या हो गया, इसके बीच में एंगल देखें 49 डिग्री के आसपास होता है। और ये अगर गैसेस फॉर्म में होगा, एक होता है डीहाइड्रल एंगल। डीहाइड्रल एंगल मैंने कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म में बताया। डीहाइड्रल एंगल क्या होता है, एच ओ ओ, और ये जो एच है इनके बीच का ये जो एंगल होता है इसे बोलते हैं डीहाइड्रल एंगल। वो क्या है, वो गैस फॉर्म में है तो कितना होगा, 110 111 डिग्री के आसपास होता है, और सॉलिड में ये 90.5 के आसपास होता है। चलिए, और कुछ ऐसे एक आध एग्जाम्पल देख लीजिए। एस सी एन का होल टू एस, ये क्या है, थायो, इसे बोलते हैं, एस आ गया तो थायो, और सी एन आ गया तो साइनो, और क्या बोलते हैं, जिन। ठीक है, तो थायो साइनोजिन। और ये एग्जाम्पल है किसका, स्यूडो हेलोजन गैस का। हेलोजन तो आप जानते हो, मगर स्यूडो हेलोजन क्या होता है, इस साइनाइड को जहां भी सी एन आ जाता है इन्हें स्यूडो हेलोजन बोलते हैं। तो ध्यान रखिए, इसकी भी स्ट्रक्चर, इसका ये भी आपस में क्या कर लेते हैं, इसके भी दो मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन होकर डाइमर फॉर्म बना देंगे, इसी टाइप की फॉर्म, बिल्कुल इसी टाइप की स्ट्रक्चर होती है इसमें। तो इसमें क्या है, सेम बिल्कुल जैसे ये आपस में कंबाइन होगा, दो मॉलिक्यूल आपस में मिलकर डाइमर फॉर्म बना लेते हैं, बिल्कुल जैसे जैसे OCN का होल ट्वाइस, OCN भी डाइमर बनाता है, दो मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन होकर डाइमर बन जाएगी। ऐसे ही O की जगह क्या आ गया, सल्फर आ गया, और कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या है, सेम ऑफ दिस ऑक्स, इसे बोलते हैं कि ऑक्सी, यहाँ ऑक्सीजन आ गया तो ऑक्सी, वहाँ एस था तो थायो, तो ये ऑक्सी साइनोजिन होगा, वो थायो साइनोजिन था। तो ये भी स्यूडो हेलोजन कहलाती है। स्यूडो हेलोजन क्यों, CN आ गया इसमें। तो सेम स्ट्रक्चर इसी टाइप की होगी। इसमें ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकता है, ये पूछ रहा है मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स इन सेम प्लेन। तो इसमें एक प्लेन में केवल 4 एटम होते हैं। एक प्लेन में हमें एटम कितने दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4 5 6,
तो हमें लग रहा है 6 के 6 एटम सेम प्लेन में होंगे, नहीं 4 एटम प्लेन में होते हैं। इसकी हाइब्रिडेशन कितनी है, इसकी हाइब्रिडेशन कितनी होती है, sp होगा तो ये लीनियर शेप होगा, तो ये और ये सेम प्लेन में, ये और ये सेम प्लेन में, इसकी भी हाइब्रिडेशन sp, इसकी भी sp, तो ये sp, ये दोनों सेम प्लेन में, ये दोनों सेम प्लेन में, मगर इन चारों एटमों का प्लेन और इन दोनों सल्फर का प्लेन डिफरेंट होता है। तो मैक्सिमम कितने एटम इसमें प्लेन में आ सकते हैं, 4। ये इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। सेम बात करें CN की, CN भी आपस में दो मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन होकर क्या बनाएंगे, डायमर, और ये कहलाएगा साइनोजिन। ये भी सीडो हैलोजन कहलाती है। इस टाइप से दो CN आपस में कंबाइन हो गए। और इसकी देखिए ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन है तो हाइब्रिडेशन sp, ट्रिपल बॉन्डेड है नाइट्रोजन हो, कार्बन, ऑक्सीजन हो, सबकी हाइब्रिडेशन क्या होगी, sp। तो ये भी sp, ये भी sp, ये भी sp, ये भी sp, तो सब sp है और शेप बिल्कुल क्या होगी, लीनियर। और इसमें सिग्मा बॉन्ड देखें तो एक सिग्मा ये है, एक सिग्मा ये है, एक सिग्मा ये है, तो सिग्मा कितने होंगे, 3। और पाई देखें तो 2 पाई बॉन्ड ये, 2 पाई बॉन्ड ये, तो पाई बॉन्ड कितने हो गए, 4। तो सिग्मा और पाई बॉन्ड का रेशो पूछे तो कितने है, 3:4। तो ये आपको ध्यान रखना है, मैंने रेड पेन से लिख दिया है, गुलाबी पेन से, कि SCN-, OCN-, SCN-, ये सब क्या कहलाती हैं, स्यूडो हैलोजन कहलाती हैं, क्योंकि इनमें सब में CN- एनायन आ रहा है, तो ये क्या कहलाएंगी, स्यूडो हैलोजन। और जुड़ जाए तब भी स्यूडो, ऐसा आ जाए तब भी, तो ये स्यूडो हैलाइड कहलाती हैं। स्यूडो, ये जो एनायन है ये क्या कैसे कहलाएंगे, स्यूडो हैलाइड, और वो क्या कहलाएंगी, स्यूडो हैलोजन, जब इनका क्या हो जाएगा, डायमर बन जाएगा। ये कभी कभी जैसे आपको सबको पता है कार्बन फैमिली 14 ग्रुप के एलिमेंट हैं, का, सी, गए, SN, पंडित। तो इसमें जैसे हम इस पे इनके हाइड्राइड बनाए तो इनकी बैलेंसी 4 होती है, सब पे 4H जुड़ सकते हैं। तो इसको जैसे हम मीथेन बोल देते हैं, तो इनका नाम कभी कभी बाई चांस पूछ सकता है, तो ये नाम मैंने लिख दिया। तो इससे मीथेन को हम इसे, ये तो सबको पता ही है क्या बोलते हैं इसे, मीथेन, क्योंकि एक कार्बन को बोलते हैं मेथ, इसलिए क्या, क्योंकि कार्बन से नाम नहीं आएगा, कार्बन का नाम आता है नंबर ऑफ कार्बन से, तो एक कार्बन को बोलते हैं मेथ, तो मीथेन। ऐसे ये सिल्क यानी कि सिल्क है तो क्या कहलाएगा, सिल्क यानी कि SI यानी कि सिलेन, एन लग जाएगा सब में, सिलेन। जैसे GE तो जर्नेम, ये क्या हो गया, यानी कि जर्न एन, ठीक। ऐसे ही SN है यानी कि स्टेनन एन, और ये PB है, ये क्या होगा, प्लम एन, ठीक है। P और B कहाँ यूज होगा, इसका P और ये B, देखो प्लम। ऐसी SN है तो ये S और लास्ट में ये N। ऐसे G है तो जर्मेनियम, G से शुरू किया, यहाँ से सिंबल्स लिए गए, नाम के पहले इनके नाम से ही इनके सिंबल्स लिए गए हैं, ठीक है। जैसे इस स्लेन का क्या ले लिया, SI, जर्नेन का क्या ले लिया, GE, ऐसी स्टेन का ले लिया S और N, और ऐसे प्लम मेन का ले लिया P और B, उससे ही सिंबल बने हैं। तो थोड़ा सा ऐसा कुछ नहीं, आपको रटने की जरूरत नहीं है, एक बार आपने देख लिया, मैंने बता दिया, बस आप भी भूल जाओ, मैं भी भूल जाऊंगा, बात खत्म हो गई, ठीक है। एग्जाम में आएगा तो ये याद आ ही जाएगा, बहुत ज़्यादा इस पर रटने की जरूरत नहीं है। तो आप यही तो सोचते हो कि ये चीज़ें कैसे याद रह सकती हैं, ये चीज़ें तो एक बार देख लें और फिर जब एग्जाम में अगर बाई चांस कहीं पूछी जाएंगी तो ऑटोमेटिक याद आ जाएगी, आप इसकी चिंता मत करो, ठीक है। आप इन्हीं की चीज़ों को तो सोचते हो, इन्हें मैं कैसे याद करूँ, मेरी याद नहीं रह रही, तो फिर क्वेश्चन करते हो कि हमारी याद नहीं रह रहा, ऐसी चीज़ों को क्या याद करना, ठीक है। ये बात बता दे एक बार, तुमने देख ली, बात खत्म, याद रहेगी तो भी ठीक, नहीं रहेगी तो बहुत ही बढ़िया बात है। चलिए, थैंक्स।